हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक जगाती और आज हम रिवाइज करेंगे इंडेस 21 दैट इज फॉरेन एक्सचेंज। ये इंडेस काफी ज्यादा ट्रिकी है और काफी स्टूडेंट्स को इस इंडेस में दिक्कत भी रहती है। सो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इस इंडेस को हम इजी बना दें, फटाफट से रिवाइज भी कर ले, सारे कंसेप्ट्स को भी अच्छी तरीके से मैं रिवाइज करा के समझा दूं आपको एंड ये इंडेस लास्ट में आपके लिए इजी बन जाए। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे काफी क्वेश्चंस भी है जो कि इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए हो सकते हैं। हाँ जी हाँ, अगर इस वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं भी हुआ क्वेश्चंस डिस्कस करना, क्योंकि इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा सारे कंसेप्ट्स को अच्छी तरीके से मैं आपको समझा दूं, फटाफट से रिवाइज करा दूं। तो जो इसके क्वेश्चंस रहेंगे वो अगर इस वीडियो में नहीं भी आते तो सेपरेट वीडियो में कोशिश रहेगी कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको अच्छी तरीके से एक बार रिवाइज करा दिया जाए। पर उसका वीडियो यूट्यूब में नहीं आएगा, हमारे एप्लीकेशन में आएगा, क्योंकि कितने सारे वीडियो यूट्यूब में डाले। तो वो क्वेश्चंस के वीडियो सिर्फ ये तो यूट्यूब में है ही, वो क्वेश्चंस के वीडियो हमारे एप्लीकेशन में जाएगा एंड वहां पर फ्री में ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन में जाएगा तो पेमेंट करना पड़ेगा, आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो फॉर योर कमिंग एग्जाम से। एटलीस्ट हम फ्री में रखेंगे, आप आराम से वहां पर जाइए, फ्री लेक्चर सेक्शन में जाके आप आराम से वीडियोस देख सकते हो। काफी सारे और भी वीडियोस वहां पर है, आप आराम से उसे देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए, जो हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन और टेलीग्राम का दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ना, अभी हम स्टार्ट करते हैं इंडेस 21 फॉरेन एक्सचेंज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इंडेस 21 फॉरेन एक्सचेंज, इसका मतलब ही क्या? इसका मतलब ये कि अगर आपका कुछ फॉरेन में ऑपरेशन हो रहा है या फिर आपने फॉरेन करेंसी में कोई ट्रांजेक्शन करा हो तभी आप पे ये इंडेस लगता है, अदरवाइज ये इंडेस आप पे नहीं लगने वाला है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक इंडियन हूं, मेरा इंडियन एंटिटी जगाती लिमिटेड, और मेरे सारे ट्रांजेक्शन जो है वो इंडिया में ही होते हैं। मैं खरीदता भी इंडिया में हूँ, खाता भी इंडिया में हूँ, सोता भी इंडिया में हूँ, सब कुछ रुपये में करता हूँ, क्योंकि इंडिया का करेंसी क्या है? रुपी। मैं सेल भी रुपया में करता हूँ, है ना। और सबको जो भी सैलरी वगैरह जो भी सारी चीज देना है रुपया में ही देता हूँ। मेरा कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन नहीं, कोई डॉलर वगैरह में पेमेंट रिसिप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरा। और ना ही मेरा कोई फॉरेन ऑपरेशन, मतलब ना ही मेरी कोई सब्सिडरी या फिर ज्वाइंट वेंचर है जो कि इंडिया से बाहर सिचुएटेड है, ऐसा भी कुछ नहीं। तो मतलब क्या देखा जाए तो मेरे पे फिर इंडेस 21 लगेगा ही नहीं। जी हाँ, मेरे पे इंडेस 21 लगेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने अदर देन मेरा जो फंक्शनल करेंसी जो मेरा रुपी है उसके अलावा मेरा कहीं पर कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं। तो मतलब ये इंडेस किस पे अप्लाई होगा? ये इंडेस उस पे अप्लाई होगा जिसका फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया में सिचुएटेड हूं, मेरा रुपी यहां पर चलता है और मैं क्या कर रहा हूं, डॉलर में परचेज कर रहा हूं या फिर डॉलर में लोन दे रहा हूं, डॉलर में लोन ले रहा हूं, ऐसा सिचुएशन में मेरे पे ये इंडेस अप्लाई हो जाएगा। और या फिर मान लीजिए मेरा फॉरेन ऑपरेशन है, मतलब मेरी एक सब्सिडरी कंपनी जो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, मेरे यहाँ पर रुपी चलता है और वहां पर मान लीजिए डॉलर चलता है। तो ये सारे बहुत सारे मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दे को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसका ओवरऑल अकाउंटिंग होना है। तो पहले की बात करूं मैं, थोड़ा सा मुझे पहले की बात आपके साथ करना जरूरी है, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा आपको। फटाफट से स्टार्टिंग का कुछ पार्ट आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में लेके जाऊंगा, फिर आगे फटाफट से समझा दूंगा, क्योंकि मुझे क्या लगता है एक बार आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा ना, आगे आपको अच्छे से सारी चीजें समझ आएगी। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा बैक ले जाता हूं मैं। पहले क्या हुआ करता था? पहले जो हमारा होम करेंसी को ही प्रायोरिटी दिया जाता था, अदर देन होम करेंसी सभी को फॉरेन करेंसी मान लिया जाता था। मतलब अगर कोई इंडिया में बिजनेस कर रहा है, कोई इंडिया में अगर किसी की कंपनी या जो भी है इंडिया में अगर वो बिजनेस कर रहा है, तो उसका रुपी जो है वो होम करेंसी होगा, उसे रुपी में ही सारा अकाउंटिंग बुक कीपिंग करना होगा, और रुपी के अलावा सारी करेंसी उसके लिए क्या बन जाते थे? फॉरेन करेंसी बन जाते थे। पहले ये हुआ करता था, पर अब ऐसा नहीं होता। अब ऐसा है कि अगर मान लीजिए मैं इंडिया में हूं, कोई इंडियन कंपनी है, उस इंडियन कंपनी का मेन करेंसी रुपी के अलावा दूसरा करेंसी भी हो सकता है, यानी डॉलर भी उसका मेन करेंसी हो सकता है जिसपे वो बुक कीपिंग करेगा, डे टू डे अकाउंटिंग करेगा। अब बोलो क्या ये सच है? जी हाँ। मतलब इंडिया में रह के कंपनी सेक्ट आप लगा रहे हो, इंडेस आप लगा रहे हो, जरूरी नहीं कि आपका रुपी ही फंक्शनल करेंसी होगा, आपका डॉलर या फिर कोई दूसरा करेंसी भी फंक्शनल करेंसी हो सकता है। और उसके अलावा डॉलर के अलावा बाकी सारे क्या हो जाएंगे? फॉरेन करेंसी हो जाएंगे। सच में, मतलब कहने का मतलब मैं ये साफ कहना चाहता हूं कि अगर मैं इंडिया में बैठा हूं तो इंडिया में ही बैठे हुए मैं इंडिया में कंपनी रन कर रहा हूं, मेरा रुपी फॉरेन करेंसी बन सकता है, बन सकता है। तो वो सारी चीजें हमें समझना है। तो सबसे पहले तो मैं समझना है कि प्रॉब्लम क्या था कि ऐसा करना पड़ा। ये प्रॉब्लम को समझाने के लिए मैं आपको एकदम सिंपल से एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप सभी को पता है एलोन मस्क जो है यूएस का बहुत बड़ा टाइकून है, बिजनेसमैन है एंड टॉप में है अभी। तो वो मान लीजिए वो अब यूएस में जगह जगह में बिजनेस सेटअप कर रहा है। मान लीजिए उसने सोचा कि वो इंडिया में बिजनेस सेटअप करेगा, क्योंकि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत सारी बहुत कुछ है। तो उसने सोचा वो इंडिया में बिजनेस सेटअप करेगा ताकि वो एम्प्लॉयमेंट बहुत इजीली मिल जाता है, एम्प्लॉय वगैरह सब कुछ इजीली मिल जाता है, टैलेंट की भी कोई कमी नहीं इंडिया में, है ना। काफी सारे आप जैसे हो जो बहुत ही टैलेंटेड हो। तो यहाँ पर उन्होंने सोचा कि वो इंडिया में बिजनेस सेटअप करेंगे। अब एलोन मस्क की बात सोचिए, एलोन मस्क ने सोचा कि वो इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करेगा।
अब एलोन मस्क क्या करेगा, जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह जो भी सारी चीजें परचेज करना है वो डॉलर में करेगा। इवन वो अपने एम्प्लॉय को जो पेमेंट भी करेगा वो भी डॉलर में पेमेंट करेगा, यानी वो डॉलर के हिसाब से सोचेगा कि उसको कितना पेमेंट करना है। और अल्टीमेटली वो जो सेल भी करेगा वो सेल भी सारी चीजें वो डॉलर के बेसिस में करना चाहता है। हाँ, आगे मैं आपको समझाऊंगा, डिनोमिनेशन मैटर नहीं करता कि वो रुपया में बेच रहा है, वो मैटर नहीं करता, वो दिमाग से सोचेगा डॉलर ही, मतलब अल्टीमेटली उसे मतलब है डॉलर से। क्यों? क्योंकि एलोन मस्क अल्टीमेटली अपने यूएस में डॉलर ही लेके जाना चाहेगा। तो आप खुद सोचिए, अगर एलोन मस्क को सारी चीजें डॉलर में ही करनी है, उसे ओवरऑल इन्फ्लुएंस जो करेंसी करती है वो डॉलर ही करती है, वो सोते जागते हर वक्त उसके दिमाग में डॉलर में ही कैलकुलेशन चलता है। वो अगर किसी को मान लीजिए 50 रुपीज देता है ना, तो वो ये नहीं सोचता है कि उसने उसे 50 रुपीज दिया, वो उसे डॉलर में कन्वर्ट करके देखता है कि उसका कितना खर्चा हुआ है। तो अल्टीमेटली आप सोचिए, मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसने 20,000 में या मान लीजिए 10 लाख रुपीस में एलोन मस्क ने क्या किया, एक कार बेचा, टेस्ला कार बेचा, सिर्फ 10 लाख रुपीस में, मिलेगा भी नहीं शायद, क्या पता। तो 10 लाख रुपीस में उसने टेस्ला कार बेचा, तो उसके दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि 10 लाख रुपीस हमें मिला, उसके दिमाग में ये आ रहा है, वो क्या करता है पता है, वो कैलकुलेटर लेता है, वो कहता है 10 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय 50 रुपीस, मान लीजिए रुपये पर डॉलर चल रहा है, वो सोचता है अच्छा 20,000 डॉलर में मैंने बेचा है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि एलोन मस्क के दिमाग में सारी चीजों जो करेंसी उसके दिमाग को इन्फ्लुएंस कर रही है वो कौन है, वो रुपया नहीं है, वो करेंसी है डॉलर। और ऐसे सिचुएशन में अगर पहले की एएस की बात करूं तो वहां पर एलोन मस्क को मजबूरन रुपया में ही अकाउंटिंग करना होता था, पर अभी इंड एस ऐसा नहीं कहता। इंड एस के हिसाब से वो इंडियन कंपनीज एक्ट भी लगाएगा, वो इंडिया में ही अपने बिजनेस पे जो कंपनीज एक्ट लगाएगा वो वहां पर क्या करेगा, वो अपनी फंक्शनल करेंसी को डॉलर कहेगा और वो अपने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह सब कुछ प्रिपेयर करेगा, अकाउंटिंग करेगा, डे टू डे ट्रांजैक्शन को अपने टैली में या फिर अपने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा, वो सब कुछ डॉलर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सोचिए ना, एलोन मस्क के लिए कितनी खुश वाली, कितनी अच्छी बात होगी उसके लिए, क्योंकि वो जिस चीजों के बारे में सोचता है, वो जिस करेंसी के बारे में सोचता है, उसी करेंसी में उसे रिकॉर्ड करने की छूट दी गई। तो ये कन्वीनियंस है ना। तो इससे क्या होगा, एलोन मस्क जैसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जो है वो इंडिया में अपना बिजनेस को सेटअप करना चाहेंगे और वो इजिली यहां पर बिजनेस को चला पाएंगे। इसीलिए अब आज के डेट में जो इंडेस 21 जो AS11 को ओवरराइड करके इंडेस 21 क्या कहता है कि आप फंक्शनल करेंसी में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करोगे, ना कि होम करेंसी में। और फंक्शनल करेंसी कैन बी एनी करेंसी, इट मे बी अदर देन होम करेंसी, यानी डॉलर भी आपका फंक्शनल करेंसी हो सकता है। यानी ऑब्वियस सी बात है, आप उस करेंसी को फंक्शनल करेंसी मानोगे जो करेंसी देखा जाए तो आपको इन्फ्लुएंस करती है। तो सोचिए ना कितना मजा है, हमें थोड़ा बहुत तो समझ आया, हाँ सर ज्यादा समझ में नहीं है पर थोड़ा बहुत समझ आया। अब मैं और थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ बात करना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको ये कहा कि फंक्शनल करेंसी मान लीजिए एलोन मस्क के लिए क्या है, डॉलर है, वो इंडिया में ही है, उसकी कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है, उसका फंक्शनल करेंसी क्या है, डॉलर है। तो क्या उस कंपनी के लिए बाकी सारे करेंसी फॉरेन करेंसी हो जाएंगे? जी हाँ, मतलब रुपी भी उसके लिए क्या हो जाएगा, फॉरेन करेंसी हो जाएगा। एग्जैक्टली समझ में आया। अब आगे हम बात करेंगे, फंक्शनल करेंसी तो एक है ही, फॉरेन करेंसी एक है, इसके अलावा एक प्रेजेंटेशन करेंसी भी। प्रेजेंटेशन करेंसी कुछ नहीं होता, वो करेंसी जिसमें आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हो, प्रेजेंट करते हो। जैसे मान लीजिए जो एलोन मस्क है उसका अपना कंपनी है, अब एलोन मस्क तो चाहेगा कि उसका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो डॉलर में, तो फंक्शनल करेंसी में उसने एक प्रिपेयर कर लिया। अब सेबी का रिक्वायरमेंट है, सेबी ने लास्ट में बोला कि नहीं हमें तो आप है ना एक काम कीजिए, रुपी में एक बार प्रिपेयर करके दीजिए, तो वो रुपी में भी एक बार प्रेजेंट कर देगा। जो हम बाद में सीखेंगे कि मान लीजिए मेरा अगर डॉलर फंक्शनल करेंसी और मुझे बाद में रुपया में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, तो मैं कैसे करूंगा, मैं ट्रांसलेट करूंगा सबको, वो बाद में हम देखेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब प्रेजेंटेशन करेंसी सब हो सकते हैं। प्रेजेंटेशन वो करेंसी जिस करेंसी में आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि एलोन मस्क क्या करेगा, अपने यूजर्स के लिए, अपने जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए वो डॉलर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके प्रेजेंट करेगा। सेबी के लिए वो क्या करेगा, वो रुपया में प्रेजेंट करेगा, और दूसरी कोई कंट्री कुछ किसी के लिए वो मे बी पाउंड में भी कर सकता है। तो प्रेजेंटेशन करेंसी कोई भी हो सकता है, मतलब प्रेजेंटेशन करेंसी कैन बी एनी करेंसी। पर हाँ ये ध्यान में रखना, फंक्शनल करेंसी एक ही होगा, यानी जिस करेंसी में आपका बिजनेस फंक्शनिंग करता है, डे टू डे फंक्शनिंग आपका जिस करेंसी में आपका बिजनेस करता है, यानी जिस करेंसी में आपकी एंटिटी सोचती है, जो करेंसी आपकी एंटिटी को इन्फ्लुएंस करती है, जो करेंसी आपकी एंटिटी को इंपैक्ट करती है। अगर हम आपकी बात करें, मेरी और आपकी मैं बात करूं, तो हमें देखा जाए तो ज्यादातर हमें कौन सी करेंसी इंपैक्ट करती है, रुपी इंपैक्ट करती है। आपको मैं एक सच बात बता रहा हूं, यूट्यूब में जैसे मेरा थोड़ा बहुत रेवेन्यू आता है, ज्यादा नहीं आता है, आप सभी को लगता भी होगा कि यार यूट्यूब में बहुत पैसे आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आता, ये झूठी बात है। जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर होते हैं वो अच्छा कमाते हैं। यूट्यूब में मेरी रेवेन्यू, मैं आपको सच बता ही देता हूं, मेरा रेवेन्यू यूट्यूब में हर महीने 6 to 7,000 के आसपास ही होती, ज्यादा से ज्यादा कभी कभार 8,000 या 9,000 पहुंच जाती, और एग्जाम्स के टाइम में ज्यादा व्यूज रहते तो 10,000, उससे ज्यादा रेवेन्यू नहीं आती, ये मैं आपको सच बता रहा हूं, इतने ही रेवेन्यू आती है।
जिसमें आप सोच लीजिए कि क्या होना है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कुछ आता है। और यहां पर मैं बता दूं हमारे जो रेवेन्यू आते हैं वो डॉलर में आते हैं। तो आपको पता है मैं जैसे हर महीना चेक करता हूं, मन करता है ना चेक करता हूं कि इस बार कितना मैंने कमाया यूट्यूब से, तो मुझे दिखाई दिया कि अच्छा इस बार मैंने यूट्यूब से मान लीजिए $100 कमाया। तो मैं $100 देख के खुश नहीं होता, मैं सीधा कैलकुलेटर लगाता हूं, कैलकुलेटर में देखता हूं अच्छा $100 इंटू 75, मैंने क्या किया 100 इंटू 75 कर दिया, अरे क्या कर दिया, इतना नहीं है, इंटू 75 कर दिया, कितना आया 7500 आया। तो जानबूझ के दिखाया, इतना कैलकुलेशन मुझे आता है, एक बार में ही बता सकता था 7500, तो 7500 रुपी, मतलब मैं सीधा कैलकुलेट करता हूं रुपी में। आप भी ऐसा करो, क्योंकि हमारे दिमाग को इन्फ्लुएंस कौन करता है, रुपी करते हैं। भले डिनोमिनेशन डॉलर है पर डॉलर हमें इन्फ्लुएंस नहीं करा, हमें इन्फ्लुएंस कर रुपी। तो कहने का मतलब है डिनोमिनेशन किस करेंसी में हो रहा मैटर नहीं करता है, कौन सा करेंसी आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है ये मैटर करता है, और वही आपका फंक्शनल करेंसी होगा। मैं एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपका डेफिनेशन भी कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल में एक इंडियन एंटिटी, मेरे काफी सारे कस्टमर्स यूएस के, काफी सारे कस्टमर्स यूएस के, और मैं क्या करता हूं बिंग इंडियन एंटिटी, मैं कहता हूं कि मेरा रुपये ही मुझे इन्फ्लुएंस करते हैं, पर फिर भी यूएस कस्टमर को कन्वीनियंस रखने के लिए मैं उनको बिलिंग करके देता हूं डॉलर में। तो मान लीजिए मैं मोबाइल फोन बेचता हूं, और मोबाइल फोन में जनरली 25,000 रुपीज में बेचता हूं, और ये 25,000 रुपीज मैंने पता है कैसे डिसाइड किया, मैं अपने इंडिया में इंडिया में मेरा जो रेगुलेशन वगैरह है उसके हिसाब से जो मेरा जीएसटी वगैरह लगना है, जो मेरा खर्चा लग रहा है, और इंडिया का जो कंपिटिटिव मार्केट है, यानी जो मेरे कंपिटिटर्स है इंडिया में वो क्या प्राइसिंग रखते हैं, उन सबको देखते हुए मैंने 25,000 रुपीज का प्राइसिंग रखा। अब मेरा कहने का मतलब है कि मुझे मोबाइल फोन से कितना चाहिए, 25,000 रुपीज मुझे मोबाइल फोन से चाहिए, लेकिन यूएस कस्टमर का कन्वीनियंस के लिए मैंने क्या सोचा, मैं उनको डॉलर में बिलिंग करके दूंगा। तो मैंने क्या देखा 25,000, और आज का डेट का मान लीजिए रुपी पर डॉलर चल रहा है 50, कितना चल रहा है 50 रुपीज चल रहा है। तो मैंने इस 25,000 को डिवाइड बाय 50 किया, तो मुझे पता चला कितना, कुछ गलत है ऐसे, 25,000 डिवाइडेड बाय 50 कितना है 500 है। तो $500 में क्या कर रहा हूं यूएस के कस्टमर से चार्ज कर रहा हूं। तो देखा जाए तो मैं डिनोमिनेट कर रहा हूं $500 में, पर मेरे दिमाग में $500 नहीं चला, मेरे दिमाग में चला 25,000 रुपीज, क्योंकि रुपी ही मुझे इन्फ्लुएंस करता है। मेरे जो कंपिटिटिव मार्केट है, कंपिटिटर्स मेरे वो क्या प्राइसिंग रखते हैं उसके हिसाब से मैं प्राइसिंग रखता हूं। मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में पढ़ा रहा हूं, अभी इंडिया में मैं देख रहा हूं कि जो मेरे कंपिटिटर्स है वो कोई 15,000 ले रहे, कोई 12,000 ले रहे, कोई 20,000 भी ले रहे, एफआर को पढ़ाने के लिए कोई 10,000 भी ले रहे, सब अपने अपने हिसाब से प्राइसिंग ले रहे हैं। मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहता, सबका अपना अपना क्वालिटी के अकॉर्डिंगली वो अपने अपने प्राइसिंग रहते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है वो मैटर करता है। जी हाँ, मैं भी प्राइसिंग रखता हूं, मेरी भी प्राइसिंग अराउंड 9,000 के आसपास है जो मेरे एफआर की प्राइसिंग है। तो यहां पर आप सोचिए, हाँ मैंने ये जरूर सोचा कि हाँ यहाँ पर प्राइसिंग थोड़ा सा कम रखा जाए ताकि स्टूडेंट्स फ्रेंडली भी हो, स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम ना हो और हमारा भी घर चल सके, ये जरूर मैंने सोचा है। पर फिर भी मेरा जो प्राइसिंग है वो कहीं ना कहीं बाकी सारे कंपिटिटर्स को ध्यान में रखते हुए है। मैं अगर सोचो आपको ये कहूंगा कि आप 30,000 रुपीज मुझे दीजिएगा, 40,000 रुपीज मुझे दीजिएगा, क्या आप दोगे? नहीं दोगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं सोच रहा हूं कि यूएस के जो टीचर है वो $500 चार्ज करते हैं, एक स्टूडेंट से कितना चार्ज करते हैं, $500 चार्ज करते हैं। तो अगर मैं 500 के हिसाब से लेना चाहूंगा तो मैं बोलूंगा $500 इंटू में करूंगा, मान लीजिए आज का रुपी पर डॉलर चल रहा है 80 रुपीज, इंटू में 80 कर दूंगा। तो मैंने देखा अच्छा 500 ज्यादा कम कर दिया मैंने, मैं लेता हूं यहां पर, नहीं ठीक ही तो था, 500 इंटू 80 कितना गया, 40,000 आ गया। क्या मैं 40,000 आपसे लूंगा, आप दोगे मुझे? नहीं दोगे। मतलब क्या मैं डॉलर मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है? नहीं, मुझे कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? रुपी इन्फ्लुएंस कर रहा है। रुपी का कंपटीशन को मैं देखते हुए डिसाइड कर रहा हूं। मैं जो रुपी में इंडिया में जो मेरे कंपटीटर बैठे हुए उनके प्राइसिंग किसमें, रुपया में, उसी के बेसिस में मैं अपना प्राइसिंग रख रहा हूं। इंडिया में जो मेरा जीएसटी वगैरह सारी चीजें लगना है उसके बेसिस में अपना प्राइसिंग सेट कर रहा हूं। यानी देखा जाए तो मैं अपना प्राइसिंग किसमें सेट कर रहा हूं, मैं अपना प्राइसिंग रुपी सेट कर रहा हूं। और मान लीजिए मैंने 9,000 रुपीज में आपसे लेता हूं। अब कितने सारे ऐसे भी स्टूडेंट है, रियल में बता रहा हूं, कोई दुबई से भी कितने परचेज करते, कोई नेपाल से भी परचेज करते, बाकी सारे परचेज करते हैं। तो वो जो परचेज करते हैं तो उनको फिर भी अगर वो मुझसे पूछेंगे कि बताइए ना डॉलर में क्या चार्ज लोगे, तो मैं उनको डॉलर नहीं बताने वाला, मैं डॉलर का मार्केट नहीं देखूंगा। मैं नहीं देखूंगा कि वहां यूएस की कंट्री में क्या प्राइसिंग रखा जाता है एक्सपोर्ट्स का, मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि मेरा प्राइस है 9,000 रुपीज और आज का रेट चल रहा है मान लीजिए 60 रुपी पर डॉलर, मान लीजिए 60 चल रहा है, मैं डिवाइड बाय 60 करूंगा, $150 में आपसे चार्ज करूंगा। मैं आपसे $150 चार्ज करूंगा। मैं कहूंगा कैसे, मतलब मैंने $150 डिनोमिनेशन आपसे लिया, डॉलर में आपसे पेमेंट लिया, पर मेरे दिमाग में रुपया चल रहा था, मैंने रुपया 9,000 को कन्वर्ट किया इनटू डॉलर और आपसे मैं डॉलर ले रहा हूं। मतलब कहने का मतलब यह है कि हम जब कभी भी फंक्शनल करेंसी के बारे में बात करेंगे तो फंक्शनल करेंसी आपके लिए वो होगा
जिस करेंसी को आप ध्यान में रखते हुए आप अपना बिलिंग करा रहे हो, बिलिंग आप किस में भी करो, डॉलर रुपया किसी में भी करो, फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखोगे कि कौन सा करेंसी आपके दिमाग में घूम रहा है। जो करेंसी मेरे दिमाग में घूम रहा है ना, वही मेरा क्या होगा, फंक्शनल करेंसी होगा। तो चलिए, मुझे कुछ हद तक तो आइडिया हुआ कि मेरा फंक्शनल करेंसी क्या होने वाला है। और यहां पर भी आप देखिए, अगर मैं बात करूं प्राइमरी इंडिकेटर्स की, अगर हम बात करें तो यहां पर भी साफ लिखा हुआ करेंसी जो कि मेनली इन्फ्लुएंस करता है आपके सेल प्राइस को। अब एक और बात आपको मैं समझा देता हूं सेल प्राइस से। किसी भी बिजनेस का सबसे प्राइमरी पार्ट अगर कुछ होता है ना, तो वो होता है परचेस और सेल। बाकी सारे तो आए गए खर्चे। अल्टीमेटली अगर मान लीजिए मैं मोबाइल फोन का बिजनेस करूंगा, तो मैं मोबाइल फोन खरीदूंगा, उस पर मेरा मोटा पैसा लगना है, और मोबाइल फोन को बेचने पर मेरा मोटा पैसा आना है। मान लीजिए 20,000 में मोबाइल खरीद रहा हूँ, 22,000 में बेच रहा हूँ, तो अल्टीमेटली परचेस और सेल ही तो मैटर करता है। यानी आपको ये समझना है कि किसी भी बिजनेस का कोर पार्ट अगर कुछ होता है तो वो परचेस एंड सेल ही होता है। और वही स्टैंडर्ड आपको कहना चाहता है कि आप देखिए कि कौन सा करेंसी आपके सेल प्राइस को या फिर परचेस प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है। जो करेंसी आपके सेल प्राइस या फिर परचेस प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है, वही देखा जाए तो आपका फंक्शनल करेंसी। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कौन से करेंसी में बिलिंग किया है, कौन से करेंसी में डिनोमिनेट करके आप सेल करो, ये मैटर नहीं करता। आप सेल का प्राइस जो निकालते हो ना, मान लीजिए मैंने जो सेल का प्राइस निकाला है वो कौन सी करेंसी को ध्यान में रखते हुए निकाला है। जैसे यूएस के मेरे कस्टमर है, उनको मुझसे $500 लेना है, तो $500 मैंने रुपी के बेस में निकाला, मैंने 25,000 रुपी को कन्वर्ट किया इनटू डॉलर, और वो आपसे ले रहा हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कौन सी करेंसी में बिलिंग हो रहा मैटर नहीं करता, कौन सी करेंसी को ध्यान में रखते हुए आप बिलिंग करो, ये मैटर करता। इसलिए जो करेंसी आपको इन्फ्लुएंस करेगी ना, वही करेंसी आपके लिए क्या फंक्शनल करेंसी है। और इसको करते समय, इसको ध्यान में रखते समय आप ये भी देखोगे कंपिटिटिव फोर्सेस, कौन सा करेंसी का कंपिटिटिव फोर्सेस, यानी कौन से कंट्री का कंपिटिटिव फोर्सेस और रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए अपना सेल प्राइस को डिटरमाइन करो। जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊं, मैं इंडिया के कंपिटिटिव फोर्सेस को देखता हूं, मैं इंडिया के टीचर्स को देखता हूं कि इंडिया के जो एफआर के टीचर्स है वो क्या प्राइसिंग रखते हैं, साथ ही साथ जो इंडिया का रेगुलेशन है वहां पर जीएसटी वगैरह सारी चीजों का क्या खर्चा होना है, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं डिसाइड करता हूं। और मेरे लिए तो मैं साफ में क्लियर हूं, मैं कहीं पर भी बेचूं, मेरे लिए फंक्शनल करेंसी मेरा क्या है, रुपया ही है। क्योंकि मैं रुपया में ध्यान में रखते हुए मैं आपसे डॉलर में पेमेंट ले सकता हूं, मैं आपसे पाउंड में पेमेंट ले सकता हूं। मान लीजिए मैं डॉलर में भी, मैं यूएस में भी कस्टमर को बेचता हूं, मैं यूके में भी कस्टमर को बेचता हूं, मैं चाइना में भी कस्टमर को बेचता हूं। उनके कन्वीनियंस के लिए उनको डॉलर में बिलिंग कर रहा हूं, उनको पाउंड में बिलिंग कर रहा हूं, उनको जापानीज येन में बिलिंग कर रहा हूं, लेकिन मेरे दिमाग में रुपया है। मैं रुपया को ध्यान में रखते हुए मैं डिनोमिनेट कर रहा हूं डॉलर, पाउंड या जापानीज येन। तो इसलिए मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में चल रहा है रुपया। और आप आज की बात कभी भी आप टेंशन फ्री होकर फंक्शनल करेंसी को सोचना। आपको अगर फंक्शनल करेंसी में कभी भी दिक्कत है, आप दिमाग से सोचना, आप मैनेजमेंट को पूछना आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग को कौन इन्फ्लुएंस करता है ज्यादा, रुपी करता है कि डॉलर करता है या फिर पाउंड करता है। जो आपके दिमाग को ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है वही आपका क्या है, फंक्शनल करेंसी। तो उम्मीद आया कि मुझे आपको हद तक यहां पर कुछ हद तक आपको समझ में आया, और ये बहुत जरूरी था, फंक्शनल करेंसी समझाना बहुत हद तक जरूरी था, जो मैं आपको समझाना चाहता था। एक और चीज यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए, अब हो सकता है मे भी, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे एनवायरनमेंट में आप काम करो, आपका एक्सपोर्ट हो रहा है यूएस में भी, आपका एक्सपोर्ट हो रहा है यूके में भी, आपका एक्सपोर्ट हो रहा है चाइना में भी, आपका एक्सपोर्ट हो रहा है जापान में भी, और अलग अलग जगह पे अलग अलग करेंसी में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो यहां पर आप क्या करोगे, अब यहां पर प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखोगे, मतलब अल्टीमेटली आप देखोगे कि प्राइमरी करेंसी आपका कौन सा है। यानी एंड में जब आप घर में आओगे तो आप सारे सेल को कौन से करेंसी में कन्वर्ट करके आप दिमाग लगा के सोचोगे कि हाँ मेरा इतना पैसा है। अब ऑब्वियसली बात है, रात को मैं ये तो नहीं सोचूंगा $200 यहाँ है, 300 पाउंड यहाँ है तो $500 पाउंड, ऐसे थोड़ा होगा। इधर मान लीजिए मेरा डॉलर में भी सेल है, मान लीजिए मेरा पाउंड में भी सेल है, तो रात को मैं अगर हिसाब लगाऊंगा कि मैंने कितना कमाया, तो इधर डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट करूंगा या पाउंड को डॉलर में कन्वर्ट करूंगा, मतलब मैं किस पे कन्वर्ट करके अपना ग्रॉस सेल देखना चाह रहा हूं। तो वही देखा जाए तो मेरा करेंसी फंक्शनल करेंसी, तो फंक्शनल करेंसी वही होगा जो आपके दिमाग में चल रहा है। और प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जैसे मैंने कहा, अगर मैं इंडिया से बिजनेस चला रहा हूं, मुझे जनरली रुपये से मतलब होगा, रुपया मेरा प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होगा, और वही हमारा क्या होगा, फंक्शनल करेंसी होगा। तो यहां पर अब हम यहां पर क्या करेंगे, इंडिकेटर्स को एक बार मैं क्लियर करा के रीड करा दूंगा, फिर ये फंक्शनल करेंसी का मुद्दा हमारा खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने आपको समझा कि जब कभी भी आप डिटरमाइन करोगे फंक्शनल करेंसी, आप सबसे पहले तो ये ध्यान में रखोगे कि आप ये नहीं देखोगे कि कौन सा करेंसी में डिनोमिनेटेड है, वो फंक्शनल करेंसी नहीं होता है। आप जब डिनोमिनेट करोगे, जब आप प्राइसिंग करोगे, तो कौन से करेंसी को ध्यान में रखते हुए आप प्राइसिंग कर रहे हो, वो आपके लिए मायने रखेंगे। तो इसलिए यहां पर प्राइमरी इंडिकेटर्स में यहां पर बोल ही दिया, करेंसी डेट मेनली इन्फ्लुएंस सेल प्राइस फॉर इट्स गुड्स एंड सर्विसेज, वो आपका क्या, फंक्शनल करेंसी, ना कि वो करेंसी जिसमें आप डिनोमिनेट करो, वो मैटर नहीं करता। जैसे कि आप इन डिटरमाइन करते समय आप देखो कि कौन सा कंट्री का कंपीटिटिव फोर्सेस, कौन से कंट्री के कंपीटिटर्स है, और कौन से कंट्री के रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए आप सेल प्राइस डिसाइड कर रहे हो,
तो वो आपका क्या फंक्शनल करेंसी है। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, हम ये भी देखेंगे हमारा कॉस्ट खर्चा किस में लग रहा है, हमारा खर्चा जैसे लेबर का खर्चा, मटेरियल का खर्चा, अदर कॉस्ट का खर्चा। आप देखिएगा बड़ी बड़ी कंपनीज जो है बेंगलोर, दिल्ली वगैरह में, आप देखिएगा वो अपने एम्प्लॉय को भी पेमेंट करती है डॉलर में। सच बता रहा हूं, डॉलर में पेमेंट करती है। हाँ, उसके अकाउंट में रुपये में कन्वर्ट होकर आ जाता है, अलग बात है, पर पेमेंट वो डॉलर में करती है। तो यहाँ पर वो कंट्री मतलब उनकी फंक्शनल करेंसी डॉलर है, तभी तो वो डॉलर में पेमेंट कर रही है, डॉलर में रिसिप्ट करती है वो। डिनोमिनेट किसी भी में फर्क नहीं पड़ता। तो ओवरऑल कोई भी एंटिटी है उसे ये देखना चाहिए कि कौन सी करेंसी उसके सेल प्राइस को और जो मटेरियल खर्चे, मटेरियल कॉस्ट है जो है, मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, जो सिग्निफिकेंट खर्चे हैं और जो सिग्निफिकेंट रिसिप्ट है, यानी सेल से जो रिसिप्ट आता है, वो कौन सी करेंसी को बेस में रखते हुए आते हैं, कौन सी करेंसी सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है, वही आपकी फंक्शनल करेंसी। अब कितने बार ऐसा भी हो जाता है, आपको दिखेगा कि रुपया आपके सेल प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है और डॉलर आपके कॉस्ट प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है, ऐसा भी हो सकता है, तो वहां पर भी प्रॉब्लम है। तो जनरली मैक्सिमम सिचुएशन में तो सेल प्राइस को प्रायोरिटी दिया जाता है। हाँ, आप ये देखो सेल प्राइस किसको इन्फ्लुएंस करती है, और दोनों में आप अल्टीमेटली लिंक लगा के आप देखना चाहोगे कि ज्यादा कौन सा इन्फ्लुएंस करता है। जो ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है वही फंक्शनल करेंसी है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप इस नतीजे में पहुंच ही नहीं पा रहे हो, आपको कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, आपको लग रहा नहीं रुपया भी उतना ही स्ट्रांग है, सेल प्राइस को देखे, कॉस्ट प्राइस को देखे तो डॉलर भी उतना ही है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, रुपया और डॉलर दोनों में से कोई एक हो सकता है। हम कंफ्यूजन में, मतलब प्राइमरी इंडिकेटर्स फेल हो गया, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, तब हम क्या करेंगे, सेकेंडरी इंडिकेटर का सहारा लेंगे। मतलब जब प्राइमरी इंडिकेटर से आप ये पता नहीं कर पा रहे हो आप सेल प्राइस, कौन सी करेंसी सेल प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है, कौन सी करेंसी कॉस्ट प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है, दोनों अलग अलग हो रही है, पता नहीं कर पा रहे, आपका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए हो, आपको रातों को नींद नहीं आ रही, तो ऐसे सिचुएशन में आप सेकेंडरी इंडिकेटर का सहारा लीजिए और अब ये देखिएगा फिर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या देखेंगे कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है, जो कंपनी को फंड्स आता है, वो कौन सी करेंसी में आता है। ये जो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर है, जो कंपनी के डेट होल्डर्स है, वही तो फंडिंग कराते, वही मालिक की जनरली है ना, उनके वजह से बिजनेस चल रहा है। तो जो फंडिंग आपके पास आता है वो कौन सी करेंसी में आता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं और राजीव, हमने कंपनी खोला, मैंने और राजीव ने क्या किया, उसमें रुपये में हमने फंडिंग करा है, तो ऑब्वियसली बात है लास्ट में हम लेके भी जाएंगे किसमें, रुपये में लेके जाना चाहेंगे। तो अल्टीमेटली हमें मतलब किस रुपये से मतलब है ना। तो आप ये देख लीजिए कि कौन सी करेंसी में फंडिंग आ रहा है, और साथ ही साथ आप ये भी देख लीजिए कि कौन सी करेंसी में हम जनरली रिटेन करते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं इंडियन हूं, है ना, मैं इंडिया में खाता पीता सोता हूं। अब मुझे डॉलर में भी अगर रिसिप्ट्स आएंगे तो मैं डॉलर में थोड़ा रिटेन करूंगा, मैं उसे रुपया में कन्वर्ट करा के तो रिटेन करूंगा। तो मैं अपने घर पे सेफ साइड होने के लिए रुपया में रखूंगा। इसलिए आप ये देख लीजिए कि जो आपके रिसिप्ट्स आते हैं ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, उसे आप कौन सी करेंसी में रिटेन करते हो। जनरली हम उसी करेंसी में रिटेन करेंगे जो करेंसी हमें इन्फ्लुएंस करती है, जो करेंसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, और वही हमारी क्या होती है, फंक्शनल करेंसी होती है। यानी इससे ओवरऑल कंक्लूजन हमने निकाला कि हम प्राइमरी इंडिकेटर देखेंगे, सेल प्राइस, परचेज प्राइस, कॉस्ट वगैरह को कौन सी करेंसी इन्फ्लुएंस करती है, वही फंक्शनल करेंसी होती है। अगर वहां से नतीजा ना निकले तो अब ये देख लीजिए कि फंडिंग, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर, डेट होल्डर से जो फंडिंग आया वो कौन से करेंसी में है, और या फिर जो आपका रिसिट्स है उसे आप कौन सी करेंसी में रिटेन करके रखते हो अपने पास, है ना, फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो भी करने के लिए, उसे कौन सी करेंसी में रिटेन करके रखते हो, और वही करेंसी आपका क्या होगा, फंक्शनल करेंसी होगा। अब आप बोलोगे सर कितने बार ऐसा भी हो सकता है, इससे भी पता नहीं चला, इससे ही पता नहीं चला, तो आप क्या करोगे, मैनेजमेंट को छोड़ दिया स्टैंडर्ड ने, लास्ट में स्टैंडर्ड ने कहा कि मैनेजमेंट से कहिए अपनी आंखें बंद करे और अपने दिल की सुने। अच्छा, इधर होता है ना, अपनी दिल की सुने कि दिल उसका क्या कहता है, क्योंकि दिल आपको बताएगा आपका सच्चा प्यार कौन है, और जो आपका सच्चा प्यार है वही आपका फंक्शनल करेंसी। हाँ, हालांकि आपके दिमाग में कोई और आएगा वो अलग बात है, पर फिलहाल पढ़ाई के टाइम में आप ये सोचिएगा कि कौन सा करेंसी आपका सच्चा प्यार है ना, और जो करेंसी आपका सच्चा प्यार होगा, आंख बंद कर रहा हूं मैं सोच रहा हूं कि मेरा सच्चा प्यार रुपया है, तो मतलब मेरा रुपया फंक्शनल करेंसी है। अब आप सोचिए आपका सच्चा प्यार कौन है, और वही आपका फंक्शनल करेंसी होगा। तो स्टैंडर्ड ने हर एंटिटी को लास्ट में एक सहारा दिया, उन्होंने कहा अगर आप किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाते तो ये मैनेजमेंट का बेस्ट जजमेंट लेना होगा कि उनके जजमेंट के हिसाब से कौन सा करेंसी उनका फंक्शनल करेंसी है। तो यहां पर ये एंटिटी टू एंटिटी वेरी करेगा, एंटिटी टू एंटिटी अलग अलग फंक्शनल करेंसी हो सकता है। पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, थोप दिया जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। पर बीइंग ए स्टूडेंट आपको ये चाहिए कि सर हमें थोपी दो, हमें बताई दो, ये गलत है। ये डिपेंड करेगा अलग अलग एंटिटी का कि उनका क्या फंक्शनल करेंसी होगा। तो मुझे उम्मीद है कुछ हद तक तो आपको समझ में आया कि हाँ, फंक्शनल करेंसी हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे। और यहां पर मैंने कुछ कुछ बातें लिखी हुई है, ये मैं फटाफट से आपको रिकॉल करा दे रहा हूं। यानी आप जब फंक्शनल करेंसी को ढूंढोगे तो आप ये देखोगे कि आपके सेल प्राइस या कॉस्ट को कौन सी करेंसी इन्फ्लुएंस करती है, रेदर देन कि कौन सी करेंसी में डिनोमिनेटेड है, वो मैटर नहीं करता। जनरली ऐसा होता है जिसमें डिनोमिनेटेड है वही आपका इन्फ्लुएंस भी करता है, पर 90% में कह रहा हूं ऐसा ही होता है, पर कितनी जगह में ऐसा नहीं होता है। इसलिए आपको प्रायोरिटी किसे देना है, जो करेंसी आपको आपके सेल प्राइस परचेज प्राइस को इन्फ्लुएंस कर रही है।
और इसलिए लास्ट में अगर कुछ भी नहीं पता चले या फिर कोई भी सिचुएशन में आप आंख बंद करके सोचिए कि कौन सी करेंसी से आपको बेपनाह मोहब्बत है, और जिस करेंसी से आपको बेपनाह मोहब्बत है वही आपकी क्या फंक्शनल करेंसी। मतलब फंक्शनल वर्ड से पता चल रहा है जिस करेंसी में आपका डे टू डे फंक्शनिंग हो रहा है, जिस करेंसी में आप सुबह शाम सोचते रहते हो, जो आपके दिमाग में घूम रहा होता है, वही आपका क्या फंक्शनल करेंसी है। तो उम्मीद है आपको यहां पर कुछ हद तक आप समझ में आ गया कि फंक्शनल करेंसी बेसिकली क्या है। और फंक्शनल करेंसी अगर आपका डॉलर है तो इसके अलावा सारी करेंसी फॉरेन करेंसी है, और प्रेजेंटेशन करेंसी तो कोई भी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है मैंने आपको फंक्शनल करेंसी अच्छी तरीके से भी समझा दिया है एंड आपको क्लियर हो चुका है। अब इससे ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक और हमारा रेगुलर वीडियो जो है फर्स्ट लेक्चर यूट्यूब में अपलोडेड, डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा लिंक देने का, अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए वो वीडियो देख सकते हो। पर ये तो रिविजनरी वीडियो, यहां पर भी मैंने स्टार्टिंग में टाइम दिया आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब आगे हम बात करेंगे क्या, अब हम आगे डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। उसके बाद फॉरेन ऑपरेशन के बारे में थोड़ा रुक के बात करेंगे। पहले हम जो भी हमारा फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन होगा उसको हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे ये हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आप देखिए फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन होता क्या क्या। सिंपल सी बात समझिए, मान लीजिए मैं इंडिया में हूं, मेरा फंक्शनल करेंसी मैंने पता कर लिया, ऊपर से इंडिकेटर वगैरह देख के मेरा फंक्शनल करेंसी रुपया है। क्या है ये मैंने डिसाइड किया कि मेरा फंक्शनल करेंसी रुपया है। क्या है? रुपया। रुपया मेरा फंक्शनल करेंसी है। अब क्या हो रहा है, अगर मैं रुपया में बाई करता हूं गुड्स या सर्विसेज बाई कर रहा हूं रुपया में, या फिर मैं सेल कर रहा हूं रुपया में, या फिर मैं गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहा हूं रुपया में, तब तो फिर फंक्शनल करेंसी में बाय एंड सेल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडेक्स 21 लगाना भी नहीं। पर सोचिए ना, मैं रुपया मेरा फंक्शनल करेंसी है, मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपना मेंटेन करता हूं रुपया में, लेकिन मैंने क्या क्या पता, मैंने गुड्स मंगाए अमेरिका से, वो भी डॉलर में। तो मैं थोड़ी ना, अगर मैंने $50 में मंगाया तो अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में थोड़ी ना $50 दिखाऊंगा, मुझे तो उसे रुपया में कन्वर्ट करना होगा ना। तो ये मेरा क्या फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन है, और फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन को फिर मुझे कन्वर्ट करना होता है इनटू फंक्शनल करेंसी। और वो कन्वर्ट हम कैसे करेंगे आगे हम देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन क्या हो सकता है, जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहे हो या बेच रहे हो फॉरेन करेंसी में, अगर फंक्शनल करेंसी रुपए तो अदर देन रुपी करेंसी में आप खरीदना बेचना कर रहे हो। और या फिर मान लीजिए आपने फॉरेन करेंसी में उधार लिया है, मैंने क्या किया, डॉलर में उधार ले लिया, ठीक है, स्विस बैंक से मैंने, या फिर किसी बाहर के बैंक से मैंने डॉलर में उधार लिया, या फिर मैंने डॉलर में किसी को उधार दिया, है ना, क्रेडिट दिया। तो यहां पर बोरो करना या फिर किसी को पैसे देना फॉरेन करेंसी में, यहां पर भी प्रॉब्लम है। क्यों? अगर मान लीजिए मैंने आपसे $10,000 उधार लिया है, तो फ्यूचर में मुझे आपको $10,000 ही देना पड़ेगा। और यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि रुपये पर डॉलर बदलते रहते हैं, तो मुझे बाद में तो रुपया देके डॉलर खरीद के फिर आपको देना पड़ेगा ना, तो यहां पर भी दिक्कत आती है। तो ये सारे फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन है। और या फिर मान लीजिए मैंने एसेट्स खरीदा, मैंने एसेट्स डॉलर में खरीदा फिर डॉलर में बेचा, तो अगर मैं डॉलर में एसेट्स खरीदूंगा तो अपने बुक्स में थोड़ा ना डॉलर में रिकॉर्ड करूंगा, मुझे तो अपने बुक्स में उसे रुपये में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और अगर बेचूंगा तो मुझे पैसे डॉलर में आएंगे, तो थोड़ा ना डॉलर पे सेल दिखाऊंगा मैं। तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो मैंने एसेट्स को मान लीजिए खरीदा या बेचा डॉलर में, और या फिर मैंने कोई लाइबिलिटी इनकर किया डॉलर पे, है ना, यानी अदर देन होम करेंसी में, तो ये सारे क्या है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन है। और अगर आपका कोई भी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन होता है तो आप क्या करोगे, उसे रिकॉर्ड करोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनटू फंक्शनल करेंसी। आप फॉरेन करेंसी में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि जो भी आपका फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन हुआ है, मान लीजिए आपका $10,000 का ट्रांजेक्शन हुआ है, तो उसे आपको रुपये में कन्वर्ट करना होता है। और आप क्या करोगे, जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया ना, उस दिन का एक्सचेंज रेट का यूज करके आप उसे ट्रांजेक्शन को ट्रांसलेट करोगे इनटू रुपये। जैसे मान लीजिए मैंने $10,000 देख के आपसे गुड्स खरीदा, और जिस दिन मैंने आपसे गुड्स खरीदा $10,000, भले आपको पेमेंट नहीं किया, पर जिस दिन मैंने ट्रांजेक्शन आपके साथ किया, आपसे मैंने गुड्स खरीदा $10,000 में, तो $10,000 का इक्विवेलेंट रुपये उसी दिन का देखूंगा, उस दिन का एक्सचेंज रेट देखूंगा। और उस दिन का एक्सचेंज रेट मान लीजिए ₹50 है, तो मैं क्या करूंगा, 5 लाख रुपीज में रिकॉर्ड करूंगा। यानी कहने का मतलब इनिशियल रिकॉग्निशन जो होगा वो होगा एक्सचेंज रेट उस दिन का लोगे जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया था। अब कितने बार ऐसा होता है कि डेली ट्रांजेक्शन, हर दिन का एक्सचेंज रेट का यूज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे ट्रांजेक्शन बल्क में हो रहे हैं। तो अगर हमारे ट्रांजेक्शन बल्क में हो रहे तो हम एवरेज रेट यूज कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए एक हफ्ते का एवरेज रेट ले लो, और वही एवरेज रेट पूरे उस हफ्ते के जितने ट्रांजेक्शन है उसमें लगा दो, या फिर एक महीने का एवरेज रेट ले लो उसमें लगा दो। प्रोवाइडेड आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर रुपये पर डॉलर में सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, अगर ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है तो आप एवरेज रेट वीक या फिर मंथ का आप ले सकते हो। तो ये हमारा रहेगा इनिशियल रिकॉग्निशन। अब इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद हमें क्या करना होता है, सबसेक्वेंट रिकॉग्निशन भी करना होता है। तो सबसेक्वेंट रिकॉग्निशन करने के लिए हमें हर आइटम का हम सबसेक्वेंट रिकॉग्निशन नहीं करते। हम क्या करते हैं, नॉन मॉनेटरी आइटम का सबसेक्वेंट रिकॉग्निशन नहीं किया जाता। ये आपको इसका लॉजिक भी पता चलेगा क्यों नहीं किया जाता है, लेकिन मॉनेटरी आइटम का सबसेक्वेंट रिकॉग्निशन किया जाता है। तो ये मॉनेटरी आइटम नॉन मॉनेटरी आइटम को समझाने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ एक एग्जांपल फटाफट से डिस्कस करूं, ताकि फिर मैं आपको ये चीज क्लियर कराऊं, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो एग्जांपल एक डिस्कस कराने के लिए मैं आपको लेके चलूंगा नीचे। चलिए,
तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी। इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिएगा। ऑन 31 दिसंबर 2021 एंटिटी ने परचेज किया मशीनरी फॉर $40,000। तो देखिए ना, मान लीजिए इस एंटिटी का फंक्शनल करेंसी क्या है, फंक्शनल करेंसी इस एंटिटी का रुपी है, और इसने डॉलर में परचेज किया, यानी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन हुआ है। और उसी दिन जिस दिन परचेज का उस दिन आपका रुपी पर डॉलर चल रहा है 50 रुपीज। रिवॉल्यूशन मॉडल फॉलो किया जा रहा है एज पर इंडेक्स 16। हमें पता है कॉस्ट मॉडल या फिर रिवॉल्यूशन मॉडल फॉलो कर सकते हैं। यूजफुल लाइफ हमारा है 10 ईयर्स का, ये हमें पता चला। आगे देखिए, अब बैलेंस शीट के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, ये समझाने का काम है बस यहाँ पर। तो यहाँ पर अब समझिए, हमने मशीनरी जो खरीदा है, हम उसे क्या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डॉलर में दिखा सकते हैं? नहीं, हम तो फंक्शनल करेंसी में दिखाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू फंक्शनल करेंसी। और उस दिन ट्रांजेक्शन डेट में रुपये पर डॉलर कितना है 50, तो टोटल $40,000 है और $1 का रुपी 50 बन रहा है। तो यानी ओवरऑल रुपी वैल्यू कितना होगा, 40,000 इंटू 50। फॉरेक्स में हल्का फुल्का ज्ञान है, नहीं तो उसका भी रिविजनरी वीडियो हमारा यूट्यूब में। तो यहाँ पर 40,000 इंटू 50 कितना हुआ, 20 लाख रुपीस हुआ। यानी मैंने मशीनरी को रुपी वैल्यू में देखा जाए तो 20 लाख रुपीस में खरीदा। अब मान लीजिए मैंने इसका पेमेंट नहीं किया, मैंने इसका पेमेंट नहीं किया, उधार है। तो उधार होने पर मैं क्या दिखाऊंगा, पेबल लाइबिलिटी दिखाऊंगा। 20 लाख रुपीस का लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी भी मैं क्या करूंगा, मेजर करूंगा वही रुपी में। तो मतलब मशीनरी मैंने 20 लाख का दिखाया और पेबल मैंने 20 लाख रुपीस का दिखाया। अब यहां पर मुझे आपको एक मुद्दा समझाना है। मुझे आपको क्या समझाना है कि ये जो है ना, ये आपको जो मशीनरी दिख रहा है, ये आपका नॉन मॉनेटरी आइटम होता है। कैसे होता है वो सारी चीजें समझाऊंगा मैं आपको। इसे हम नॉन मॉनेटरी आइटम कहते हैं, और ये जो पेएबल है ना, इसे मॉनेटरी आइटम कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं आपको समझा रहा हूं, अब मेरी बात समझिए जरा। अब आगे जाके ये जो पेएबल है 20 लाख रुपीज से, ये बदल सकता है। कैसे बदल सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो सप्लायर है उसे मुझे $40,000 देना है। यानी आगे भी सप्लायर कुछ भी हो जाए, वो सप्लायर तो मेरे से $40,000 मांगेगा। अब सोचिए ना, मान लीजिए फॉर एग्जांपल रुपी पर डॉलर फ्यूचर में 60 रुपीज हो गया, और वो सप्लायर हमसे क्या 20 लाख रुपीस मांगेगा कि वो सप्लायर हमसे $40,000 मांगेगा? उसे रुपये से मतलब नहीं, उसे तो अपना $40,000 से मतलब है, क्योंकि उसने डॉलर में बेचा है। तो वो हमसे $40,000 मांगेगा, और अगर रुपये पर डॉलर बदल गया ना, तो हमारा लाइबिलिटी भी बदल जाएगा। और हमें तो उसे फिक्स्ड यानी डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ करेंसी हमें देना है, यानी फिक्स्ड नंबर ऑफ करेंसी में देना 40,000 रुपीज, सॉरी $40,000। तो अगर आगे जाके $40,000 पर डॉलर 60 रुपीज हो जाएगा, तो इंटू 60 हम करेंगे, हमें 24 लाख चुकाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब मेरा पेएबल फ्यूचर में बदल सकता है, ये आपको समझना है। और इसलिए स्टैंडर्ड क्या कहता है कि जहां पर मुझे फिक्स्ड यूनिट ऑफ करेंसी किसी को देना है, या फिक्स्ड नंबर ऑफ करेंसी मुझे किसी से मिलना है, तो वो सारे होते मॉनेटरी आइटम। यानी मॉनेटरी आइटम का मतलब ही होता है जहां पर आपको फिक्स्ड या डिटर्मिनेबल अमाउंट्स ऑफ मनी मिलना या देना है, यहाँ पर फिक्स्ड या फिक्स्ड नंबर ऑफ करेंसी होता है। और यहाँ पर भी देखिए ना, फिक्स्ड नंबर ऑफ करेंसी तो है, क्योंकि $40,000 इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ करेंसी जो कि मुझे सप्लायर को देना ही पड़ेगा। और रुपी पर डॉलर में बदलाव आएगा तो भी मुझे उसे $40,000 देना पड़ेगा, और उसका इक्विवेलेंट रुपी बदल सकता है। और इसलिए ये मॉनेटरी आइटम होता है, और मॉनेटरी आइटम को हमें हमेशा आगे जाके हर रिपोर्टिंग पीरियड एंड में हमें इसे रीमेजर करना पड़ता है नया एक्सचेंज रेट से। क्यों रीमेजर करना पड़ता है? क्योंकि आगे जाके आपका लाइबिलिटी में बदलाव आएगा। सोचिए ना, आपको $40,000 चुकाना, आगे जाके 90 रुपीज हो गया पर डॉलर, तो आपको कितना चुकाना पड़ेगा? $40,000 आपको चुकाना है, और 90 रुपीज अगर हो जाएगा तो 36 लाख चुकाना है। तो आपका लाइबिलिटी 36 लाख का है, और अगर आप 20 लाख रुपीस में इसे लाइबिलिटी दिखाओगे, क्या ये सही होगा? क्या ट्रू एंड फेयर व्यू होगा? नहीं होगा। इसलिए ट्रू एंड फेयर व्यू बनाने के लिए जरूरी होता है कि हर रिपोर्टिंग पीरियड एंड में उस दिन का नया एक्सचेंज रेट में हम नया लाइबिलिटी का वैल्यू निकालें कि कितना हमें रियल में रुपी वैल्यू में चुकाना है। और इसलिए इसे मॉनेटरी आइटम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड नंबर ऑफ करेंसी हमें देना होता है, और उसे हम एवरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड में हम क्या करते हैं, रीट्रांसलेट करते हैं नया उस दिन का क्लोजिंग एक्सचेंज रेट से। समझ में आया? अब अगर आप बोलोगे सर मशीनरी का, तो देखिए ना, मशीनरी तो हमने खरीद लिया, अब मशीनरी हमारे घर आ गया, अब मशीनरी का कोई पैसा मैं किसी को नहीं चुकाना, मशीनरी मेरा है, मैं बेचू ना बेचू मेरी मर्जी। ऐसा नहीं कि मशीनरी के नाम पे मुझे किसी से पैसे फिक्स मिलने हैं। अब बोलोगे ये तो एसेट है, तो क्या 20 लाख रुपए आप दिखाओगे, क्या किसी से 40,000 आपको फिक्स मिलना है? नहीं। आप सप्लायर को भी जाके बोलोगे ना, तो वो भी आपको 40,000 नहीं देने वाला, उसने तो आपको बेच दिया। यानी कहने का मतलब ये जो हमारा पेएबल रिसीवेबल ये सब होते हैं ना, ये सब फिक्स नंबर ऑफ करेंसी होते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कुछ भी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द मैटर की मार्केट कुछ भी हो, मैटर नहीं करता है, आपको इतना फिक्स नंबर ऑफ करेंसी देना होता है या लेना होता है। इसलिए रिसीवेबल्स हो गए, पेएबल्स हो गए, ये सब जनरली क्या होते हैं, मॉनेटरी आइटम होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं मशीनरी का, इन्वेंट्री का, इंटेंजिबल एसेट्स का,
है ना, ये सारे जो होते हैं ये नॉन मॉनेटरी होते हैं, क्योंकि यहां पर हमें किसी से फिक्स नंबर ऑफ करेंसी नहीं मिलने वाला। मैं थोड़ी ना किसी को जाके बोलूंगा कि देख ये मेरा मशीनरी, तू मुझे $40,000 दे या तू मुझे 2 लाख रुपीस दे, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता। और इसलिए हम क्या करते हैं, इन केस ऑफ नॉन मॉनेटरी आइटम हमें जरूरत ही नहीं पड़ती इसे रीट्रांसलेट करने की। हम इसे रीट्रांसलेट नहीं करते, आगे जाके भी हम इसे रीट्रांसलेट नहीं करेंगे। आगे जाके हम करेंगे क्या पता है, मान लीजिए जिसका लाइफ अगर 10 ईयर्स है तो हर साल हम 2 लाख रुपीस हर साल हम डेप्रिशिएट करेंगे, एंड में ये नील हो जाएगा, बात खत्म। यानी ये जो 20 लाख रुपए वैल्यू में एक बार आ गया, अब आगे जाके क्या होगा, इसे हम डेप्रिशिएट करेंगे, है ना। अगर 10 इयर्स का लाइफ है 2 लाख करके हम डेप्रिशिएट कर देंगे, एंड में वैल्यू खत्म हो जाएगा। और अगर आप इनसे फ्यूचर में बेच भी दोगे, अगर आपने रुपया में भी बेचा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आपको किसी से मिलना नहीं, फिक्स नंबर ऑफ करेंसी आपको किसी से मिलना नहीं है, इसलिए इसका रीट्रांसलेशन नहीं होता है, रीमेजरमेंट नहीं होता है। बट ये आपको किसी को फिक्स नंबर ऑफ करेंसी देना है, इसलिए हम इसे रीट्रांसलेट करते, रीमेजर करते। और स्टैंडर्ड हमें क्या कहता है कि मॉनेटरी आइटम को आप रीमेजर करिए एवरी रिपोर्टिंग पीरियड एंड में, लेकिन अब नॉन मॉनेटरी आइटम को आपको रीमेजर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक केस में आप इसे रीमेजर करते हो, रीमेजर भी नहीं, अब उसका नया वैल्यू निकालते हो। मान लीजिए रिवॉल्यूशन मॉडल हो रहा है, तो फेयर वैल्यू मैं डिटरमाइन करना चाह रहा हूं, तो वहां पे जिस डेट में मैं फेयर वैल्यू डिटरमाइन करूंगा उस दिन का एक्सचेंज रेट मुझे कंसीडर करना होता है, क्योंकि देखा जाए तो उस दिन मुझे जो फेयर वैल्यू मिलेगा उस दिन के एक्सचेंज रेट के हिसाब से तो मेरे पास उतना रुपये वैल्यू आएगा। तो इसलिए वो सारी चीज हम नीचे देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरा मुद्दा ये था कि मुझे समझाना है कि जहां पर फिक्स्ड या डिटरमिनेबल नंबर ऑफ करेंसी आपको लेना या देना है वो मॉनेटरी आइटम होता है, और उसे हम रीमेजर करते हैं एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड। लेकिन जहां पर फिक्स्ड या डिटरमिनेबल नंबर ऑफ करेंसी नहीं है, वो नॉन मॉनेटरी आइटम है, उसे हम रीट्रांसलेट रीमेजरमेंट नहीं करते, इसलिए मशीनरी का रीमेजरमेंट नहीं होगा। अनलेस फेयर वैल्यू वगैरह की बात है तो अलग बात है, हम आगे देख लेंगे। तो अब देखिए आगे जाके क्या हो, जैसे कि यहाँ पर रिवॉल्यूशन मॉडल फॉलो हो रहा है, तो आगे हम फेयर वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर 31 मार्च 2022 को रुपी पर डॉलर हो गया 60, और फेयर वैल्यू ऑफ मशीनरी उस दिन का देखिए ना $45,000 है। अब अगर बोलोगे दो चीज हो सकता है, अगर मान लीजिए हम कॉस्ट मॉडल फॉलो करते तब तो हम फेयर वैल्यू को इग्नोर करते, हमें फेयर वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हम तो कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं। तब हम क्या करते, सीधा 20 लाख रुपीस में जो डेप्रिसिएशन होना है वो डेप्रिसिएशन सीधा हम चार्ज कर देते, बात खत्म, हमें और कुछ भी करना नहीं था, हम बात खत्म कर देते। एक चीज यहां पर मैं कर दे रहा हूं, रुक जाइए, ये 4 मंथ्स नहीं होगा, ये 3 मंथ्स होगा। चलिए, तो यहां पर आप देखिए हमने अब 31 मार्च 2022 को हम सबसे पहले मशीनरी जो हमारा 20 लाख रुपीस का, उसमें तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। रिवॉल्यूशन मॉडल लगाने से पहले भी आपको डेप्रिसिएशन लगाना होता है, और डेप्रिसिएशन हम कितना लगाएंगे, हमने 31 दिसंबर यानी 1 जनवरी 2022 को खरीदा, मान लीजिए 31 दिसंबर से 31 मार्च तक 3 महीने होते हैं, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। यूजफुल लाइफ कितना है, 10 ईयर्स है। तो आप देखिए अगर यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है तो हम क्या करेंगे, 20 लाख के वैल्यू में 10% का डेप्रिसिएशन रेट है ना, 10 ईयर्स का लाइफ के हिसाब से, और 3/12 यानी 50,000 का हम डेप्रिसिएशन कर देंगे। अब हमारा कैरिंग अमाउंट आ गया 19,50,000। अगर फेयर वैल्यू का कोई काम नहीं होता तो यहाँ पर ये ऐसा का ऐसे ही पड़ा रहता, आगे जाके इसका कोई रीमेजरमेंट कुछ भी नहीं होना होता। 19,50,000 आगे चके हर साल इस पर डेप्रिसिएशन हो रहा होता, बात खत्म। लेकिन जबकि हम यहाँ पर रिवॉल्यूशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो हम जानना चाहेंगे कि आज के डेट में, और मान लेते हैं रिवॉल्यूशन का फ्रीक्वेंसी एज पर इंडेक्स 16 1 ईयर, एवरी ईयर हम रिवॉल्यूशन करेंगे। तो यहां पर आप देखिए हमें जानना है कि आज के डेट का फेयर वैल्यू क्या है, तो हमने नीचे वर्किंग किया 31 मार्च 2022 को फेयर वैल्यू है $45,000, 60 रुपीज उस दिन का एक्सचेंज रेट है। क्यों, क्योंकि उस दिन का हम फेयर वैल्यू देख रहे हैं। तो अगर मैं आज बेचूं तो मुझे $45,000 मिलेगा इसको बेचने पर, और आज ही तो मुझे $45,000 मिल जाएगा 31 मार्च 2022 को, और 31 मार्च 2022 को ही मैं डॉलर को एक्सचेंज के पास जाके रुपये में कन्वर्ट करा लूंगा, और उस दिन मुझे कितना मिलेगा, 60 रुपीज करके मिलेगा। तो इसलिए उस दिन का एक्सचेंज रेट हमें लेना होता है। तो यहां पर हमें पता चला 27 लाख रुपीज आज का रुपये वैल्यू है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो 19,50,000 इसे रिवैल्यू करेंगे, रिवॉल्यूशन मॉडल लगाते हुए हमने रिवैल्यू किया, तो पता चला फेयर वैल्यू गेन आ गया कितने का, 7,50,000 का, और अल्टीमेटली रिवाइज करेंगे अमाउंट हम 27 लाख का दिखा देंगे। अब ये जो 7,50,000 रिवॉल्यूशन प्रॉफिट है, इंक्रीज है रिवॉल्यूशन, तो ये ओसीआई में जाएगा एज पर इंडेक्स 16। हम क्या करेंगे, इसे ओसीआई में दिखा दिया हमने 7,50,000 एज पर इंडेक्स 16। तो ये सारी चीजें तो मैंने आपको करा दी। मतलब यहां पर हमने एक्सचेंज को क्यों यूज मिली है, क्योंकि हम फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहे हैं। अगर हम नहीं करते तो नॉन मॉनेटरी आइटम में आपका रीमेजरमेंट नहीं होता है ना। मतलब यहां पर आपका कुछ रीमेजरमेंट नहीं होता अगर ये फेयर वैल्यू का कंसेप्ट आप नहीं लगाते तो। अब अगर मैं बात करूं यहां पर पेबल की, तो देखिए पेबल जो 20 लाख है 31 मार्च 2022 को देखिए पहले रुपये पर डॉलर 50 था, अब रुपये पर डॉलर 60 हो गया। तो हमारा लाइबिलिटी भी तो बदल गया, क्योंकि हमें $40,000 जो चुकाना है वो अब 60 रुपीज करके हमें खरीदना पड़ेगा मार्केट से 31 मार्च 22 को, है ना। तो अगर हम 60 रुपीज करके देखें तो हमारा नीचे वर्किंग किया हुआ नहीं है क्या, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कर लीजिए
$40,000 का 60 रुपीज करके हमें चुकाना पड़ेगा, मतलब 24 लाख का हमारा ऑब्लिगेशन आ रहा है। तो ट्रू एंड फेयर व्यू के हिसाब से हम 20 लाख नहीं दिखा सकते, जो हमने पहले से दिखा के रखा हुआ है, हमें 24 लाख दिखाना है, मतलब 4 लाख का हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज होगा। और ये आप ध्यान में डाल लीजिए अपने दिमाग में। एज पर इंडेक्स 21 जो भी आपका एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, जैसे मॉनेटरी आइटम को जब जब आप ट्रांसलेट करोगे एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड, एक्सचेंज डिफरेंस में एक्सचेंज गेन भी हो सकता है, एक्सचेंज लॉस भी हो सकता है। ये दोनों एक्सचेंज गेन या लॉस कहां जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। तो यहां पर ये जो 4 लाख का आपका इंक्रीज हुआ लाइबिलिटी, इसका एक्सचेंज गेन या लॉस जो है वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। यानी एक्सचेंज डिफरेंस आप देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, क्योंकि हमारा लॉस हुआ। तो मैंने ये लाइबिलिटी बढ़ा दिया और पीएल को मैंने चार्ज कर दिया। डेप्रिसिएशन यहां पर चार्ज हुआ तो पीएल को हमने चार्ज कर दिया। ये गेन हुआ तो ये आपका ओसीआई में चला गया, बात खत्म, क्योंकि आपका ओसी में। और यहां पर एक और चीज हो सकता था, अगर मैं इंडेक्स 12 लगाऊं यहां पर इनकम टैक्स, तो इंडेक्स 12 में अगर हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए रिवॉल्यूशन गेन होता है, तो वहां पर क्या होता है? कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीनरी तो यहां पर बढ़ गया आपका 7,50,000 से, पर टैक्स बेस बढ़ता नहीं, क्योंकि टैक्स बेस में ब्लॉक ऑफ एसेट देखा जाता है, वो रिवॉल्यूशन वगैरह को कंसिडर नहीं करते। तो हम ये कह सकते हैं कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट तो 7,50,000 से बढ़ा, पर टैक्स बेस में इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मतलब कैरिंग अमाउंट ग्रेटर देन टैक्स बेस, यानी डीटीएल हम बनाते थे, उसका भी रिविजनरी वीडियो है। तो डीटीएल हम बनाएंगे 7,50,000 का 30%, यानी कितना बनाएंगे? 2,25,000। तो ये जो 2,25,000 आपका है, अब हम क्या करेंगे? इसे डीटीएल क्रिएट करेंगे, क्योंकि इतने का फ्यूचर में ऑब्लिगेशन आएगा, फ्यूचर में इतने का हमें डेप्रिसिएशन का क्लेम नहीं मिलेगा, हम चार्ज करेंगे हमें क्लेम नहीं मिलेगा। ये सारी बातें इंडेक्स 12 में सिखाई हुई, यहां पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो डीटीएल हम करेंगे। अब यहां पर सुनिए, इसका जो इंपैक्ट आएगा वो पीएल में नहीं जाएगा, ओसीआई में जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपने गेन को ओसीआई में दिखाया तो उससे रिलेटेड टैक्स भी आपका ओसीआई में चार्ज होगा। यानी यहां पर आपने ओसीआई गेन दिखाया तो यहां पर इसका ओसीआई क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली हम इसका इंपैक्ट क्या करेंगे? हम एक डीटीएल बनाएंगे 2,25,000 का, और दूसरा हम यहाँ पर ओसीआई को भी डेबिट करेंगे 2,25,000 से। ये बस मैंने यहाँ पर रखा नहीं था कि आपके लिए, बस नीचे दिखा दिया मैंने, बैलेंस शीट में डाला नहीं, क्योंकि मैं इजी बनाना चाहता हूं, अभी ज्यादा इसमें मसाला डालने का मेरा मन नहीं है। अब आगे देखिए, फिर से 31 मार्च 2023 को फिर से नया रिपोर्टिंग पीरियड एंड आया, जिस दिन आपका 48 रुपीज हो गया। कितना हो गया? 48 रुपीज हो गया, रुपी पर डॉलर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? अपने पेबल को देखेंगे। तो हमें तो $40,000 स्टिल चुकाना है, हमने चुकाया नहीं है, 48 रुपीज करके चुकाना है, तो 19,20,000 हमें चुकाना है। पर हमने तो अपना लाइबिलिटी पहले का 24 लाख दिखा के रखा हुआ है, पर हमारा रीमेजरमेंट हो रहा है मॉनेटरी आइटम, 19,20,000 दिखाना है, मतलब 5 लाख, यानी 4,80,000 आपका लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। ये आपका पीएल में चला जाएगा 4,80,000, ये पीएल में क्रेडिट होगा, ये पीएल में डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा आपका, क्योंकि फायदा हुआ आपका, लाइबिलिटी डिक्रीज मतलब पीएल में फायदा हुआ। तो इसका इंपैक्ट देखिए ना, यहाँ पर कम हुआ लाइबिलिटी, यहाँ पर पीएल में हमने दिखा दिया, बात खत्म। अब जो मशीनरी हमारा यहाँ पर बैलेंस है 27 लाख, ये हम क्या करेंगे? इस मशीनरी को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और मशीनरी पे जो भी आपका रिवैल्यूड अमाउंट होता है उसका डेप्रिसिएशन जो भी चार्ज होगा वो पीएल में जाता है। तो अब देखिए 27 लाख पे आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, कैसे चार्ज होगा? अब देखिए 27 लाख का हमारा जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो रिमेनिंग लाइफ के हिसाब से चार्ज होगा। रिमेनिंग लाइफ आपका बचा कितना? टोटल 10 ईयर्स का लाइफ था, उसमें 3 मंथ्स पिछले साल के हमने माइनस कर दिए थे। यहाँ पर 3 मंथ्स हमने चार्ज किया था ना, 3 मंथ्स, तो बचा कितना? 9.75 ईयर्स बचा, यानी 9 ईयर्स 9 मंथ्स, यानी 9.75 ईयर्स बचा। तो 27 लाख को 9.75 ईयर से डिवाइड किया जाएगा, और जो भी आएगा वो 1 साल का आ जाएगा, है ना, डिवाइड करने पर। तो 1 ईयर का डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया, और ये आपका पीएल में भी डेप्रिसिएशन के नाम पे चार्ज हो जाएगा। अल्टीमेटली आपका कैरिंग अमाउंट कितने का आ जाएगा? 2423077 का कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? रिवॉल्यूशन मॉडल फॉलो करें, तो हर साल हम फेयर वैल्यू निकालेंगे। तो फेयर वैल्यू इस साल का हम देखेंगे $25,000 बेचने पर मिलेगा, और आज का रुपी पर डॉलर है 48। तो अब देखिए कितना आएगा? $25,000 इंटू 48, यानी 12 लाख रुपीस आज का फेयर वैल्यू है। पर हमने तो 2423077 में दिखा के रखा हुआ है, बट फेयर वैल्यू 12 लाख है। तो हमारा इंपायरमेंट लॉस, यानी हम रिवॉल्यूशन लॉस कहेंगे इसे, है ना, रिवॉल्यूशन मॉडल का रिवॉल्यूशन लॉस कितना? 1, इंपायरमेंट लॉस भी कह सकते हो, पर ये रिवॉल्यूशन लॉस है 1-2, क्योंकि इंपायरमेंट लॉस हम जो निकालते हैं वो इंडिकेशन वगैरह होने पर फिर एक तरीके से निकालते हैं, इंडेक्स 36 में सिखाया हुआ है। यानी 1223077 जो है आपका, ये क्या होगा? इंपायरमेंट, यानी रिवॉल्यूशन लॉस आपका आएगा। और हमने सीखा था अगर कोई रिवॉल्यूशन लॉस होता है, पहले अगर आपका ओसीआई में ऑलरेडी उस एसेट से रिलेटेड कुछ ओसीआई क्रेडिट किया हुआ, पहले आप उसे उड़ाएंगे, फिर बाद में रिमेनिंग जो जाएगा वो पीएल में चार्ज होगा। ये सारी चीजें इंडेक्स 16 में बताई गई है। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा ऑलरेडी ओसीआई में बैलेंस है 7,50,000, पहले हम यहाँ से कम करेंगे, तो आउट ऑफ इतना हमें चार्ज करना है, तो पहले ओसीआई को जितना चार्ज कर दो, रिमेनिंग पीएल को चार्ज कर देंगे। तो अब ये दोनों देखिए, मैंने यहाँ पर दिखाया, पहले आप इतना यहाँ चार्ज कर दिया, बाकी का रिमेनिंग यहाँ पर चार्ज कर दिया आपने, सिंपल है, एंड आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ गया। तो इस तरीके से आपको सिंपल वे में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने आपको इसी के साथ साथ मॉनेटरी आइटम और नॉन मॉनेटरी आइटम भी मैंने आपको समझा दिया। मुझे उम्मीद है यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब आगे एक और एग्जाम्पल है, क्या ये भी आपको समझा दूं? यहाँ पर बेटर रहेगा, चलिए ये भी आपको समझा ही देता हूँ। इन्वेंट्री से रिलेटेड है। 1 फरवरी 2022 को आपने इन्वेंट्री परचेज किया $5,000 में,
अब ऑब्वियसली बात है, बैलेंस शीट में तो डॉलर में दिखा नहीं सकते, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, रुपी में दिखाना पड़ेगा। एक्सचेंज रेट उस दिन का 80 रुपीज है, तो मतलब हम रुपी वैल्यू में कितना दिखाएंगे, 5000 उस दिन का ट्रांजेक्शन डेट का एक्सचेंज रेट 80 रुपीज करके, यानी कितना आएगा 5000 इंटू 80, 4 लाख रुपीज। तुम इन्वेंट्री दिखा देंगे 4 लाख रुपीज का, और हमने मान लीजिए कैश पेमेंट कर दिया। अगर कैश पेमेंट करते तो टू कैश आ जाता, अगर कैश पेमेंट नहीं करते तो टू पेएबल आ जाता। और फिर पेएबल हमारा अंटिल सेटलमेंट रीमेजर होते रहता है एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड, क्योंकि पेएबल अगर होता तो वो मॉनेटरी आइटम होता, हमें पता है, क्योंकि हमें पैसे चुकाने। पर आप बताइए क्या इन्वेंट्री आपका मॉनेटरी आइटम है? जी नहीं, ये इन्वेंट्री आपका नॉन मॉनेटरी आइटम है। तो क्या ये रीमेजर होगा? नहीं होगा, ये 4 लाख वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। हाँ, अगर आप मान लीजिए इंडेक्स 2 की बात करो, तो इंडेक्स 2 में हमने सीखा है कि हम इन्वेंट्री को एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड मेजर करते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। इसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगता, इसमें हम कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर में मेजर करते हैं। तो कॉस्ट तो हमारा 4 लाख रहेगा ही, हमेशा आगे भी 4 लाख ही रहेगा, इसे में बदलने की जरूरत नहीं, भले एक्सचेंज रेट कुछ भी हो जाए, 80 के अलावा कुछ भी हो जाए, हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि नॉन मॉनेटरी आइटम मेरी मेजर नहीं होगा। बट एनआरवी का मतलब तो कहीं ना कहीं फेयर वैल्यू जैसा होगा। तो यहां पर एनआरवी उस दिन का देखेंगे कि क्या है। अगर रुपी वैल्यू में एनआरवी आ रहा है कोई टेंशन ही नहीं है, अगर डॉलर में एनआरवी आ रहा है तो हमें उस दिन का रुपया का एक्सचेंज रेट भी देखना पड़ेगा। तो वही हम देखेंगे, जैसे 31 मार्च 2022 रिपोर्टिंग पीरियड एंड है, हमने देखा कि एनआरवी है डॉलर 4200, मतलब हम इसे रियलाइज इतना डॉलर कर सकते हैं। अब अगर हम इतना डॉलर आज रियलाइज कर लेंगे 31 मार्च 2022 को, तो उस दिन का ही तो रुपये में एक्सचेंज होगा। मान लीजिए आपसे मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे आज अगर बेचू तो इतने जो डॉलर मिलेंगे उसे आज ही तो मैं रुपये में कन्वर्ट करूंगा, और आज का रुपये पर डॉलर का रेट कितना है 83 रुपीज। तो ऐसे करने पर मुझे पता चला एनआरवी जो मेरा आ रहा है कितना 4200 इंटू 83 यानी 348600, जबकि कॉस्ट तो मेरा ये का यही रहेगा, और दोनों का लोअर कौन सा है, ये वाला 348600। मतलब हमने दिखा के रखा इन्वेंट्री को 4 लाख में, पर आपका वैल्यू कितना है 348600 आपका वैल्यू है। तो मतलब हमें इन्वेंट्री को गिराना है, यानी 4 लाख से 348600 में लिखे जाना है, यानी 51400 हमें इन्वेंट्री गिराना है। तो हम क्या लिखेंगे, लॉस ऑन राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री, इतने का टू इन्वेंट्री हमने गिरा दिया। तो देखिए इन्वेंट्री जो डेबिट होता है वो क्रेडिट हो गया, यहाँ पर हमने इतना का गिरा दिया। अब आगे ये जो लॉस ऑन राइट डाउन है ये पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, बात खत्म, पीएल टू लॉस ऑन राइट डाउन, है ना। तो इस तरीके से हम एंट्री पास कर लेंगे। और अगर बैलेंस शीट की बात करूं, सिंपल है, इन्वेंट्री पहले 4 लाख में मेजर करेंगे, कैश 4 लाख का पेमेंट कर दिया, बात खत्म। अगर कोई रीमेजरमेंट नहीं होता तो 4 लाख का 4 लाख ही पड़ा रहता आगे तक, क्योंकि नॉन मॉनेटरी आइटम है। हालांकि आप एनआरवी निकाल रहे हो, तो एनआरवी निकालने की वजह से आपको पता चला 348600 में मेजर होना चाहिए, यानी आप इतने का राइट डाउन करोगे, ये आपका पीएल में चार्ज हो जाएगा, बस बात खत्म। तो ये हमने कर लिया यहाँ तक। तो उम्मीद है मैंने आपको ये एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझा दिया, जिससे आपको एटलीस्ट अकाउंटिंग समझ में आया कुछ हद तक, और मुझे 100% भरोसा है कि आपने ये समझा है। बाकी रिविजनरी वीडियो और कितना लंबा जाए, ज्यादा लंबा जा भी नहीं सकते तो भी दिक्कत है। अब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम क्या, वही मैं आपको रीड करा दे रहा हूं। जैसे आप देखिए, फिक्स्ड या डिटरमिनेबल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी अगर आपको मिलना या देना, वो मॉनेटरी आइटम है। जैसे पेबल्स हो गया, रिसीवेबल्स हो गया, ये सारे क्या हो गए, मॉनेटरी, डेटर्स, क्रेडिटर्स वगैरह सारे क्या होते हैं, मॉनेटरी आइटम होते हैं, है ना। और अगर नॉन मॉनेटरी आइटम की बात करूं तो यहां पर फिक्स्ड या डिटरमिनेबल नंबर ऑफ करेंसी नहीं होता है। जैसे गुडविल का वैल्यू चेंज होते रहता है, थोड़ा कोई स्पेसिफिक अमाउंट मुझे किसी से मिला, मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे बुक्स में $5000 है, आप मुझे $5000 दोगे, नहीं, कम ज्यादा मिल सकता है, कोई फिक्स नंबर ऑफ करेंसी नहीं है। इंटेंजिबल एसेट्स, मेरे बुक्स में इंटेंजिबल एसेट्स मान लीजिए $5000 के हिसाब से रुपये में दिखाया होगा, तो क्या मैं आपको कह सकता हूं कि आपसे मुझे $5000 या $10,000 मिलेगा? नहीं। तो यहां पर फिक्स नंबर ऑफ करेंसी नहीं होता है। इन्वेंट्री, पीपीए, आरओयू एसेट्स, प्रोविजन जो कि सेटल होगा बाय डिलीवरी ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट, है ना। और या फिर अमाउंट्स प्रीपेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पर अमाउंट्स मैंने पैसे दिए, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। अगर मान लीजिए मैं आपको लोन दूं, लोन का लेना देना भी मॉनेटरी है, क्योंकि लोन अगर मैं दूंगा तो फिक्स नंबर ऑफ करेंसी मुझे मिलेगा। लोन देना लेना भी आपका क्या है, मॉनेटरी है, क्योंकि हमारा फिक्स नंबर ऑफ करेंसी का लेना देना होगा, डिटरमिनेबल रहता है वो। लेकिन अगर मैं आपको कोई पैसे दे रहा हूं और बदले में आप मुझे गुड्स एंड सर्विसेज दोगे, तो मुझे आपसे पैसे देने पर बदले में पैसे नहीं मिलेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे, और वो गुड्स एंड सर्विसेज का तो वैल्यू बदलते रहेगा। मैं किसी को जाके ये नहीं कह सकता कि मेरे पास ये मान लीजिए मोबाइल फोन है, ये मुझे आपसे मिलना और ये मैं आपको इतने में बेच सकता हूं, नहीं, इसका प्राइस बदलते रहेगा। पर अगर आपसे मुझे फिक्स नंबर ऑफ करेंसी मिलना होगा $2000, तो मुझे तो $2000 ही मिलना है, ना कम ना ज्यादा। और अगर करेंसी में चेंज आएगा तो उसका वैल्यू में भी चेंज आएगा। इसलिए जहां पर मुझे फिक्स नंबर ऑफ करेंसी मिलना होता है, डिटरमिनेबल, वो मॉनेटरी होता है, उसके अलावा बाकी सारे नॉन मॉनेटरी होते हैं। और इसलिए ये सारे आइटम क्या होते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब आपको इनकम होगी, आपने एडवांस में ले लिया, मतलब आगे आपको सर्विस या गुड्स देना, आपको पैसे नहीं देना। तो इसलिए ये सारे क्या हो गए, ये गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू चेंज होते रहता है, इसलिए ये सारे नॉन मॉनेटरी हो गए। मॉनेटरी में क्या होगी, जैसे पेंशन या फिर अदर एम्प्लॉय बेनिफिट पेएबल है। मान लीजिए मुझे आपको आपका पेंशन का नाम का आपको $10,000 देना, तो 10,000 ही देना, ना कम ना ज्यादा। अगर डॉलर में दे रहा हूं $10,000 ही देना है। अब आगे जाके मान लीजिए रुपये पर डॉलर बदल जाएगा, तो भी तो मुझे आपको $10,000 ही देना, ना कम ना ज्यादा। वो प्रॉब्लम है ना। जैसे लीज लाइबिलिटी, मुझे हर साल आपको $5,000 का लाइबिलिटी चुकाना लीज का, तो $5,000 ही चुकाना, ना कम ना ज्यादा। तो मॉनेटरी हुआ यहाँ पर, है ना। कैश डिविडेंड, मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं आप सभी को $1,000 डिविडेंड दूंगा, तो $1,000 ही देना पड़ेगा, ना कम ना ज्यादा।
है ना, और उसका लाइबिलिटी का वैल्यू चेंज होते रहेगा आपका, क्योंकि रुपी पर डॉलर चेंज होगा तो आपका लाइबिलिटी का वैल्यू भी चेंज होते रहेगा। इसलिए हम इसे क्या करते हैं, रीमेजर करते हैं एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड। जैसे मोस्ट डेट सिक्योरिटीज सारी नहीं, वो जहां पर आपका कैश फ्लोस फिक्स्ड है कि हर साल 5 यूनिट डॉलर जाएगा एंड में $5,000 जाएगा, तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी फिक्स्ड है, तो देना तो उतना ही, ना कम ना ज्यादा। अगर रुपी पर डॉलर में फर्क आए तो आपकी वैल्यू में भी फर्क आएगा। तो इसलिए यहां पर भी हमें क्या करना होता है, रीमेजर करना होता है। जैसे क्रेडिटर हो गया, लोन्स हो गए, प्रोविजन, वो प्रोविजन जो कि सेटल्ड होंगे कैश में। तो मैंने बोला कि मुझे आपको $5,000 चुकाना पड़ सकता प्रोविजन है, तो ये भी $5,000 का मैंने प्रोविजन बनाया। अब आगे जाके नेक्स्ट ईयर भी मुझे पता चले, चलो मान लीजिए $5,000 चुकाना है, पर रुपी पर डॉलर बदल गया तो मेरा रुपी का वैल्यू भी तो बदल जाएगा। आज मैंने मान लीजिए प्रोविजन बनाया 5,000 का आपको चुकाना बोल के, अब नेक्स्ट ईयर भी मैं 5,000 का प्रोविजन ये कंटिन्यू रखना चाहता हूं, तो नेक्स्ट ईयर लेकिन रुपी पर डॉलर में बदल जाएगा तो मेरा रुपी वैल्यू बदल जाएगा ना। आज मैंने 50 रुपीज के हिसाब से 2,50,000 दिखाया, आगे 60 रुपीज हो जाएगा तो मुझे 3 लाख दिखाना है, तो प्रोविजन में भी रीमेजरमेंट होगा। इसलिए ये सारे मॉनेटरी आइटम में क्या होता है, रीमेजरमेंट होता है एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड, और नॉन मॉनेटरी आइटम में रीमेजरमेंट नहीं होता है। और वही हम यहाँ पर सीखेंगे। देखिए सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की अगर मैं बात करूं, मैंने पढ़ा दिया, जैसे जो मॉनेटरी आइटम होते हैं वो क्लोजिंग रेट में रीमेजर होता है, आपको एक्सचेंज रेट देखना होता है हर रिपोर्टिंग पीरियड एंड का। लेकिन नॉन मॉनेटरी आइटम में ऐसी जरूरत नहीं। आप देखिए यहाँ पर तो लिखा हुआ है साफ साफ, अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात करें, अगर आप कोई फेयर वैल्यू का कोई कंसेप्ट लगाना नहीं चाहते, रिवॉल्यूशन मॉडल वगैरह, आप कभी भी ट्रांसलेट नहीं करोगे, वैसा का वैसा चलते रहेगा, उसमें डेप्रिसिएशन लगते रहेगा। लेकिन अगर फेयर वैल्यू की बात हो रही है, तो जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, फेयर वैल्यू बदलेगा तो आपको नया फेयर वैल्यू निकालना है, तो जिस दिन का फेयर वैल्यू डॉलर में निकाला उसी दिन का एक्सचेंज रेट का यूज करके हम फेयर वैल्यू निकालते थे। अभी एग्जांपल में मैंने आपको समझाया, वही एक्सचेंज रेट ऑन द डेट फेयर वैल्यू डिटरमाइन। तो जैसे मैंने आपको समझाया था, जिस दिन हमने फेयर वैल्यू डिटरमाइन किया तो उस दिन का एक्सचेंज रेट हमने लिया था, याद होगा आपको। देखिए जैसे हमने $45,000 आज फेयर वैल्यू डिटरमाइन किया, तो आज ही के डेट का एक्सचेंज रेट के हिसाब से हमने फेयर वैल्यू रुपी में निकाला, और वही बात यहां पर कही गई है। मैंने सारी चीज आपको प्रैक्टिकली समझा दिया। उस दिन का एक्सचेंज रेट लीजिए जिस दिन आपने फेयर वैल्यू डिटरमाइन किया। अब आगे जाके फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां पर मान लीजिए आपका रिवाइज करेंगे अमाउंट 12 लाख रुपीज, आगे जाके कोई फेयर वैल्यू का काम नहीं, तो आगे जाके 8 सालों में जो भी 8 साल नहीं, आपका 8.75 ईयर्स जो बचा उसमें आपका डेप्रिसिएशन होगा, बस बात खत्म। आपको फेयर वैल्यू अगर डिटरमाइन नहीं करना तो आपको एक्सचेंज रेट का भी कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए उम्मीद है आपको फटाफट से मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको बेसिकली आपको ये समझ में आ गया कि मॉनेटरी आइटम को आप हमेशा रीमेजर करोगे, नॉन मॉनेटरी आइटम को आप रीमेजर नहीं करते। लेकिन हाँ, जब फेयर वैल्यू डिटरमाइन करोगे या एनआरवी डिटरमाइन करोगे, तो जिस डेट में आपने फेयर वैल्यू या एनआरवी डिटरमाइन किया उस दिन का एक्सचेंज रेट का यूज करके रुपी वैल्यू जान लीजिए और उससे से फिर कंपेयर कीजिए। एक और आईसीए का भी एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं फटाफट से, मजा आएगा आपको। जैसे देखिए फॉरेन करेंसी एसेट आपका है अमाउंटिंग टू यूरो 2 लाख इज रिकॉर्डेड एट द डेट ऑफ परचेज। मेरा फंक्शनल करेंसी रुपी है, कुछ ना बोले तो समझ लीजिएगा रुपी है, और उस दिन देखिए एक्सचेंज रेट ₹52 चल रहा है, तो क्या मैं 2 लाख में दिखाऊंगा कि रुपी वैल्यू में दिखाऊं? रुपी वैल्यू में। और तो हम क्या करेंगे, 2 लाख यूरो को 54 करके, 54 नहीं है ये 52 है, 2 लाख को हम 52 करके क्या करेंगे, आपका कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने पता कि हमारा ₹104 लाख है, हमने क्या पता कि हमारा ₹104 लाख है। 104 लाख में हम क्या करेंगे, मेजर कर देंगे किसे, जो फॉरेन करेंसी एसेट है उसे 104 लाख रुपीस में मेजर कर देंगे। आगे जो डेप्रिसिएशन लगने लगेगा, अब आगे जाके क्या होगा, रिकवरेबल अमाउंट हमें बताया, रिकवरेबल अमाउंट वही फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज से जो हम रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं इंडेक्स 36 में वो बता रहा है। रिकवरेबल अमाउंट इन्होंने बताया कितना, 1,75,000 यूरो है। तो अब यूरो के बेसिस में देखोगे तो आप बोलोगे मान लीजिए इसका डेप्रिसिएशन होना नहीं, डेप्रिसिएशन को इग्नोर किया इन्होंने, हम भी इग्नोर करते हैं। तो हम देखेंगे अच्छा पहले 2 लाख यूरो था, अब 1,75,000 यूरो हो गया, मतलब यूरो इंपायर हुआ है, तो आप लोग इंपायरमेंट लॉस हो रहा है यहाँ पर रुक जाइए, हम वैल्यू रुपी में दिखा रहे होते हैं, हम रुपी में दिखा रहे हैं, हमारे बैलेंस शीट में ये दिख रहा है, तो हमें ये जानना है कि आज की डेट का रुपी वैल्यू कितना है। तो जिस दिन हमने फेयर वैल्यू डिटरमाइन किया, रिकवरेबल अमाउंट डिटरमाइन किया, उस दिन का एक्सचेंज रेट हमें देखना 60 रुपीज है। तो हमने देखा अच्छा 1,75,000 यूरो आज का है और 60 रुपीज आज का एक्सचेंज रेट है, तो आपका 105 लाख रुपीज हो रहा है। तो कहाँ इंपेयरमेंट हुआ, 104 लाख आपका कैरिंग अमाउंट है, पर आज के हिसाब से तो 105 लाख हो रहा है, तो बढ़ रहा है। तो आप यूरो के बेसिस में डिसाइड मत कीजिएगा, आप अपना फंक्शनल करेंसी के हिसाब से डिसाइड कीजिएगा कि इंपायरमेंट हुआ है क्या। तो 104 लाख हमारा रुपी पहले दिखाया हुआ था, अभी 105 लाख के मतलब कोई इंपायरमेंट यहां पर नहीं हुआ है। तो ये चीज मुझे आपको समझाना है। तो देखिए यूरो वैल्यू आपका डिक्रीज हो रहा है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा फंक्शनल करेंसी में कोई इंपायरमेंट नहीं आया, तो रुपी के हिसाब से देखे तो कोई इंपायरमेंट यहां पर नहीं आया। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है। तो अब जैसे कि मैंने आपको समझा दिया था ऑलरेडी, अब हम बात करेंगे रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गेन्स और लॉसेस। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि इन केस ऑफ मॉनेटरी आइटम, जब मॉनेटरी आइटम की बात होगी ना, तो मॉनेटरी आइटम्स में जो भी जैसे रिसीवेबल्स पेबल्स हो गए है ना, डेटर्स क्रेडिटर्स हो गए, लोन्स का लेना देना जो भी है,
ये सारे जो मॉनेटरी आइटम है जहां पर फिक्स नंबर ऑफ करेंसी का लेना देना हो रहा है, वहां पर आपका एक्सचेंज डिफरेंस आएगा ही, क्योंकि एवरी रिपोर्टिंग पीरियड एंड में आप उसे रीमेजर करोगे, और जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा आपको पता है कहां जाता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाता है। सारे एक्सचेंज डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, एक्सेप्ट फ्यू केसेस है जहां पर ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाते, वहां पर ये ओसीआई में जाते हैं। वो फ्यू केसेस भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। जैसे पहला केस आप इंडस 109 में कैश फ्लो हेज अकाउंटिंग जब हम करते हैं, कैश फ्लो हेज अकाउंटिंग का एक ही क्वेश्चन जो उनके एमटीपी में है, वो हमने यूट्यूब में भी वीडियो डाला हुआ सॉल्व कराया था, बाकी तो ऐसे कि कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो कैश फ्लो हेज अकाउंटिंग में आप देखोगे, आप इनिशियली क्या करते हो, जो भी डिफरेंस आता है वो ओसीआई में दिखाते हो, और मैंने जैसा समझाया था कि मेन जो डिफरेंस ओसीआई में जाता है तो उससे रिलेटेड एक्सचेंज डिफरेंस भी ओसीआई में जाना चाहिए, इसलिए कैश फ्लो हेज अकाउंटिंग की किसमें जो भी डिफरेंस होता है वो पीएल में नहीं ओसीआई में जाता है। फिर आगे आप आगे नीचे समझोगे, जो मॉनेटरी आइटम होते हैं, मॉनेटरी आइटम अगर वो पार्ट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन है, तो वहां पर कंसोलिडेटेड फंड स्टेटमेंट बनाते समय हम ओसीआई में दिखाते हैं। ये आपका होल्ड में रहेगा अभी, आई एग्री, अभी आपको समझ नहीं आएगा, नीचे आपको मिलने वाला ये रहा पॉइंट नंबर 3। जब हम पढ़ेंगे नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन, यहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि आपका कैसे ओसीए में जा रहा है। ये ओनली इन केस ऑफ सीएफएस में ऐसा होता है, कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय ऐसा होता है। और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, ये एएस 11 में ऐसा एक कंसेप्ट हुआ करता था, पैरा 46 ए के तहत जो भी आपका एक्सचेंज डिफरेंस है, अगर आपने ऑप्ट किया ऑप्शन को, जो सरकार ने आपको ऑप्शन दिया था, अगर एमसीए ने जो ऑप्शन दिया तो वो अगर आपने ऑप्ट किया है, तो ऐसा सिचुएशन आप कैपिटलाइज कर सकते हो एक्सचेंज डिफरेंस को, आप एसेट के थ्रू कैपिटलाइज कर सकते हो, या फिर एक डेफर्ड इनकम के नाम पे आप कैपिटलाइज कर सकते हो, और आपको नहीं दिखाने की जरूरत है, एक्सचेंज डिफरेंस लॉस को दिखाने की जरूरत नहीं, आप कैपिटलाइज कीजिए उसे। तो ये आपको ऑप्शन एएस 11 दिया गया, पर इंडेक्स 21 में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं। पर इंडेक्स 21 में आपको एक उपाय ऐसा दिया हुआ है कि आप चाहो तो पुराना एएस के हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हो। तो पुराना एएस के हिसाब से पुराना मॉडल अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो वहां पर आप जैसे कि पहले से कैपिटलाइज करते आ रहे हो एज पर एएस, आप स्टिल कैपिटलाइज कर सकते हो। तो ऐसा सिचुएशन में आपका कैपिटलाइजेशन होगा, एक्सचेंज डिफरेंस पीएल में नहीं जाएगा, क्योंकि अब एएस 11 को ही आप कंटिन्यू कर रहे हो। तो जैसे मैंने समझाया, एक्सचेंज डिफरेंस पीएल में जाएगा, लेकिन कैश फ्लो हेज अकाउंटिंग में ओसीआई में जाता है। पार्ट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट जो भी रिसीवेबल पेबल है, जो कि आपका पार्ट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन है, तो आपका ओसीआई में जाता है, जो हम नीचे डिस्कस कर लेंगे। और जो लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है, जहां पर आपने ऑप्ट किया कैपिटलाइजेशन, वहां पीएल के अलावा आप कैपिटलाइजेशन दिखा सकते हो। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बिल्कुल भी नहीं है, मैं कहूंगा पॉइंट नंबर से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये पॉइंट नंबर बी तो नीचे आपका क्लियर हो जाएगा, कैश फ्लो हेज अकाउंटिंग मैंने बता दिया ओसीआई है। अब अगर हम नॉन मॉनेटरी आइटम की बात करें, तो मैंने आपको क्लियरली नीचे समझा दिया था कि नॉन मॉनेटरी आइटम में कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस आता ही नहीं है, तो पीएल में जाने की कोई बात ही नहीं। लेकिन हाँ, जब हम रिवॉल्यूशन वगैरह करते हैं, फेयर वैल्यू में हम चेंज करते हैं, तो मैंने आपको दिखाया था अगर हम रिवॉल्यूशन करेंगे, तो सुन लीजिए मेरी बात को, रिवॉल्यूशन इंक्रीज होगा तो वो ओसीआई में जाता है, रिवॉल्यूशन डिक्रीज होगा तो वो पीएल में जाएगा। तो ये बात मेरी सुन लीजिए, अगर रिवॉल्यूशन इंक्रीज ओसीए में जाएगा तो उससे रिलेटेड एक्सचेंज डिफरेंस भी ओसीए में जाएगा, रिवॉल्यूशन डिक्रीज अगर पीएल में जाएगा तो उससे रिलेटेड एक्सचेंज डिफरेंस भी पीएल में जाएगा। और इसलिए आपको पता है, ये मैंने अलग अलग से नहीं दिखाया आपको, अगर मैं नीचे का एग्जांपल दिखाऊं तो मैंने इसको अलग से नहीं रखा, सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ी? क्योंकि आपको पता है, जैसे आपको यहां पर दिख रहा है, आ गया, जैसे अगर हम यहां पर देखें कि आपका $25,000 आपका फेयर वैल्यू है और 48 रुपीज आपका क्या है, एक्सचेंज डिफरेंस है। तो आप यहां पर दो अलग अलग वे भी कर सकते हो। आप ये देखोगे कि पहले आपका $40,000 था, है ना, और अच्छा यहां से देख लेते हैं, पहले आपका $40,000 था, बाद में $45,000 हो गया। तो आप बोलोगे अच्छा $5,000 में इंक्रीमेंट आया। आप क्या बोलोगे, $5,000 में इंक्रीमेंट आया, पहले $40,000 था, अभी $45,000 आ गया, $5,000 में इंक्रीमेंट आया। पुराना एक्सचेंज रेट क्या था, 50 था, अब 60 है। तो पुराने एक्सचेंज रेट के हिसाब से अगर हम 50 के हिसाब से देखें तो हम कहेंगे अच्छा कितने का फर्क आया, 25 40 2,50,000 का आपका फर्क आया, 2,50,000 का आपका फर्क है। और अगर हम देखें एक्सचेंज डिफरेंस के हिसाब से, तो एक्सचेंज डिफरेंस आपका कितने का आ रहा है, आपका एक्सचेंज रेट में फर्क आ रहा है 50 से 60 हो गया। एक्सचेंज आपका फर्क कितना आ गया, 50 से 60 का आपका फर्क आ गया। तो 50 से 60 का जो आपका फर्क है वो कितने का, 10 रुपीज का आपका फर्क आया। और 10 रुपीज का फर्क कितने में आया, $45,000 पे आया। टोटल पूरे $45,000 में ही 10 रुपीज का फर्क आया, यानी कितना आ गया, 4,50,000। और 2,50,000 4,50,000 कितना होता है, 7 लाख रुपीज हो रहा है। रुक जाइए, $40,000 से 45,000 $5,000 का 50 रुपीज करके $5,000 में आपका कितना हुआ। अच्छा, नया एक्सचेंज रेट लेना पड़ेगा, गलती कर दिया,
हमारा $40,000 से $45,000 हुआ, $5,000 का फर्क आया। अब ये $5,000 का फर्क में तो पूरा 60 रुपीज ले लेंगे, तो ये 60 रुपीज अगर मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 3 लाख रुपीज, और नीचे का 4,50,000 यानी 7,50,000 रुपीज का फर्क आया। ये आपका फेयर वैल्यू गेन हमने निकाल लिया। तो यहाँ पर अब देखिए, एक तो आपका एक्सचेंज गेन लॉस का फर्क है, दूसरा रिवॉल्यूशन का फर्क है। तो जबकि ये दोनों सेम ही जगह पे जाना है, सेम ही डायरेक्शन में आपका जाना है, तो इसे मैं अलग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए रिवॉल्यूशन गेन या लॉस ओसीए में जाएगा तो उससे रिलेटेड एक्सचेंज डिफरेंस भी ओसीए में जाना है। इसलिए आपको पता है मैंने यहाँ पर अलग नहीं किया, मैंने इकट्ठा ही पूरा 7,50,000 दिखाया, इकट्ठा ही दिखाया, और उसका इकट्ठा ही मैंने जो ओसीए में जाना ओसीए में भेज दिया। तो वही आपको ये ध्यान में रखना है, आपको इस सेपरेशन करने की कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका दोनों का फर्क एक ही सेम जगह पे जाना है। इसलिए आप देखिए, नॉन मॉनेटरी आइटम में इंडेक्स 21 रिक्वायर क्या करता है कि सर्टेन गेन्स लाइक रिवॉल्यूशन गेन, ये सारे ये ओसीए में जाएंगे, और इससे रिलेटेड एक्सचेंज डिफरेंस भी ओसीए में जाएंगे। और साथ में बोला गया अगर गेन और लॉस आपका रिकॉग्नाइज पीएल में हो रहा है तो उसका रिलेटेड एक्सचेंज कंपोनेंट भी पीएल में जाएगा। गेन और लॉस आपका ओसीए में दिखा रहा है, उससे रिलेटेड एक्सचेंज डिफरेंस भी ओसीए में जाएगा, इसलिए उसे सेपरेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती हमें। चलिए, उम्मीद है नॉन मॉनेटरी आइटम भी आपको समझ में आ गई अच्छी तरीके से। अब आगे उसमें हम और डिटेल में मैं कर सकता था, नीचे वाला मैं हल्का सा कंफ्यूज हुआ, मैं एग्री करता हूँ, कभी कभी हो जाता है ऐसा, बट मैं चाहता था मैं अभी उसको और 15-20 मिनट लेके एक एग्जाम्पल लगा के मैं आपको अच्छे से क्लियर करा देता। वो मैंने रेगुलर क्लास में अच्छे से क्लियर करा, पर ये रिविजनरी वीडियो तो मेरे अंदर एक टाइम कंस्ट्रेंट है, क्योंकि आप ही का कहना रहता है कि सर लंबा वीडियो नहीं, छोटा वीडियो हमें चाहिए, तो मैं मजबूर हूं, नहीं तो मैं अभी आपको उसे खोल के रख देता आपको समझाने के लिए, पर वो रेगुलर वीडियो में आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम कंस्ट्रेंट है, उपाय नहीं है ना। तो अब ये मैं समझिएगा कि यहाँ पर ऐसा आधे में बता दी, क्योंकि ये रिविजनरी वीडियो पॉसिबल नहीं, यहाँ पर पूरा डिटेल में डिस्कस करना, नहीं तो 5-6 घंटा का वीडियो बन जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अच्छे से समझना है इसे। तो नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन समझाने से पहले मुझे फॉरेन ऑपरेशन का हल्का सा डिस्कशन करना पड़ेगा आपके साथ, एंड वो हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फॉरेन ऑपरेशन क्या हो गया? फॉरेन ऑपरेशन का मतलब ये हो गया कि जहां पर, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक इंडियन एंटिटी हूँ, मेरा फंक्शनल करेंसी रुपये है, मेरा कोई सब्सिडरी होगा या फिर मेरा किसी एंटिटी में ज्वाइंट कंट्रोल होगा, जहां पर मैं भी उसे ज्वाइंटली कंट्रोल करता हूँ, दूसरी एंटिटी भी उसे ज्वाइंटली कंट्रोल करते हैं, या फिर मेरा कोई एसोसिएट होगा, मेरा कोई ब्रांच होगा। 4 चीजें मैंने बताई। सब्सिडरी मेरा कोई हो सकता है जिसमें मेरा फुल कंट्रोल है, 50% से ज्यादा वोटिंग राइट है, समझ लीजिए मेरा कंट्रोल है उस पर, मैं ही कंट्रोल करता हूँ। या फिर मेरा किसी एंटिटी पे ज्वाइंट कंट्रोल है, या फिर एसोसिएट है, मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस उस एंटिटी पे, या फिर मेरा कोई ब्रांच है। तो ये सारे मेरे फॉरेन ऑपरेशन कहलाएंगे। कब ये सारे मेरे फॉरेन ऑपरेशन कहलाएंगे? जब ये मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री में सिचुएटेड है, या फिर इनका करेंसी जो है मेरी करेंसी, इनका जो फंक्शनल करेंसी वो मेरे फंक्शनल करेंसी से डिफरेंट है, तभी तो फॉरेन वर्ड आएगा ना, फॉरेन ऑपरेशन है ना। तो ये फॉरेन ऑपरेशन कहलाएंगे। तो उम्मीद है आपको फॉरेन ऑपरेशन समझ में आए, जैसे कि सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर और ब्रांच ऑफ ए रिपोर्टिंग एंटिटी हुज एक्टिविटीज कंडक्टेड इन ए कंट्री अदर देन रिपोर्टिंग एंटिटी और करेंसी अदर देन रिपोर्टिंग एंटिटी। मान लीजिए मेरा करेंसी रुपये है और जो बाकी मेरा फॉरेन ऑपरेशन है उनका डॉलर है, तो ये फॉरेन ऑपरेशन बन जाएगा। और फॉरेन ऑपरेशन के केस में मैं आपको बता दूं, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए, मेरा जो भी सब्सिडरी है सब इंडिविजुअली अपने अपने क्या करेंगे, फंक्शनल करेंसी डिटरमाइन करेंगे। यानी मेरा सब्सिडरी इंडिविजुअली अपना फंक्शनल करेंसी डिटरमाइन करेगा, मेरा सब्सिडरी इंडिविजुअली अपना फंक्शनल करेंसी डिटरमाइन करेगा। पर कभी कभी क्या होता है पता है, कभी कभी हमें ऐसा दिखता है कि जो हमारा फॉरेन ऑपरेशन है ना, वो हमारे ही अंश है, वो हमारी एक्सटेंशन है, मतलब वो हमारे ही इशारों पे चलता है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो पूरा का पूरा हमारे ही इंटीग्रल टू द कंपनी एक्सटेंशन है, एक मेरी रिपोर्टिंग एंटिटी का एक अंश है, एक हिस्सा है, वो उसके हिसाब से चलता है। यानी उसका अपना कोई ऑटोनॉमी नहीं है, ऑटोनोमस कुछ पावर नहीं है, वो सिर्फ रिपोर्टिंग एंटिटी की बात ही सुनता है, उसके हिसाब से ही वो सारे काम करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कहा गया, ऐसे सिचुएशन में जबकि वो उसका अंश है, एक अवतार है, जिसे हम कहते हैं ना, मतलब एक अवतार हो गया वो। तो अगर वो अवतार है तो ऐसे सिचुएशन में आप बताइए उसका फंक्शनल करेंसी को हम डिफरेंट माने कि हम वही माने जो रिपोर्टिंग एंटिटी का करेंसी है? ऑब्वियस सी बात है, वही मान लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो एक उसका अंश है रिपोर्टिंग एंटिटी का, उसका अपना तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो जो फंक्शनल करेंसी रिपोर्टिंग एंटिटी का होगा वही फंक्शनल करेंसी किसका होगा, उस फॉरेन ऑपरेशन का होगा, वही मान लिया जाएगा फॉरेन ऑपरेशन का। अदरवाइज अगर वो अंश नहीं, अवतार नहीं है, तब तो वो अपना फंक्शनल करेंसी इंडिपेंडेंटली डिटरमाइन करेगा। तो मैं पता कैसे चलेगा कि वो उसका अंश है भी या नहीं? तो कुछ कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं आपके साथ शेयर किए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वो फॉरेन ऑपरेशन रिपोर्टिंग एंटिटी का अवतार है या नहीं, अंश है या नहीं। जैसे पहले वाला, एक्टिविटीज कैरिड आउट विद सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी और इज एन एक्सटेंशन। अगर मान लीजिए वो रिपोर्टिंग एंटिटी का एक्सटेंशन ही अंश है, अवतार है,
तब तो फिर हम मानेंगे कि हाँ ये फॉरेन ऑपरेशन जो ये उसी का एक्सटेंशन है एंड सेम फंक्शनल करेंसी लगाएंगे। जो रिपोर्टिंग एंटिटी का होगा वही उसका होगा, हमें एक्स्ट्रा से निकालने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर वो सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी के साथ काम कर रहा है, मतलब वो यहाँ पर सारे जो भी डिसीजंस रहते हैं वो इंडिपेंडेंटली रहते हैं, उसके लोकल करेंसी में सारे गुड्स वगैरह सेल सब कुछ हो जाते हैं, यानी वो डिपेंडेंट नहीं है। अब वो डिपेंडेंट नहीं है रिपोर्टिंग एंटिटी पे, तो ऐसा सिचुएशन में माना जाएगा क्या कि ऑटोनोमस के हिसाब से वो काम कर, अपना डिसीजन वो खुद ले रहा है, वो अवतार नहीं है, उसे फिर अपना फंक्शनल करेंसी खुद से ही डिटरमाइन करना पड़ेगा। पर कभी कभी आप देखोगे कि क्या होता है, जो फॉरेन ऑपरेशन रहता है वो रिपोर्टिंग एंटिटी से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है मान लीजिए, और फिर वो उसे बेच देता है, और जो भी पैसे आते हैं वो उसे ट्रांसफर कर देता है रिपोर्टिंग एंटिटी को। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया कि वो एक बस एक एजेंट की तरह काम कर रहा है, उनके लिए काम कर रहा है ना, उनका गुड्स रिपोर्टिंग एंटिटी से खरीदता है और बेच के उनको पैसे पकड़ा देता है, तो एक अंश की तरह हुआ ना, तो फिर हम उसका फंक्शनल करेंसी सेम मान लेंगे रिपोर्टिंग एंटिटी से। दूसरा, मेजोरिटी ट्रांजेक्शन अगर वो रिपोर्टिंग एंटिटी से कर रहे हैं, अगर उसका मेजोरिटी ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ ही हो रहा है, तो मतलब वो रिपोर्टिंग एंटिटी पर डिपेंडेंट है, वो उसी का एक अंश है, उसी का अवतार है, और ऐसा सिचुएशन में फंक्शनल करेंसी सेम मान लिया जाएगा। तीसरा, फॉरेन ऑपरेशन का कैश फ्लो जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है रिपोर्टिंग एंटिटी के कैश फ्लो को। देखिए, अगर ऐसी बात है कि जहां पर फॉरेन करेंसी के फॉरेन ऑपरेशन के कैश फ्लो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं रिपोर्टिंग एंटिटी के कैश फ्लो, तो मतलब फॉरेन ऑपरेशन कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। अगर फॉरेन ऑपरेशन इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है तब तो मतलब वो अवतार नहीं है, वो उसका अंश नहीं है ना। जहां पर रिपोर्टिंग एंटिटी उल्टा डिपेंडेंट है किस पे, फॉरेन ऑपरेशन अपने कैश फ्लो के लिए, तो वहां पर हम मानेंगे कि रिपोर्टिंग एंटिटी उल्टा उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा डिपेंडेंट है, फॉरेन ऑपरेशन डिपेंडेंट नहीं, और अगर फॉरेन ऑपरेशन डिपेंडेंट नहीं मतलब वो अवतार नहीं है। चौथा, वेदर फॉरेन ऑपरेशन डिपेंडेंट ऑन रिपोर्टिंग एंटिटी फॉर फंड्स, यानी क्या अगर मान लीजिए फॉरेन ऑपरेशन को फंड्स वगैरह की जरूरत होती है, तो क्या वो अपने लोकल करेंसी में लोकली वो सारा अपना कर लेता है अरेंजमेंट, तब तो मतलब वो बड़ा बन गया है ना, वो बच्चा नहीं रहा। और अगर मान लीजिए वो पापा पापा कर रहा है, रिपोर्टिंग एंटिटी से पैसे मांग रहा है, फंड्स वगैरह की जरूरत है, मतलब वो उसका ही अंश है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या मानेंगे, फंक्शनल करेंसी सेम होगा जब अंश होगा, लेकिन वो अपने फंड्स कुछ अरेंज कर लेता है, वो पापा पे डिपेंडेंट नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में अगर वो पापा पे डिपेंडेंट नहीं है तो मतलब बच्चा बड़ा हो गया, तो मतलब वो उसका अंश अवतार नहीं है, और उसका फंक्शनल करेंसी अलग से निकालना होगा। मतलब हमें ये देखना है कि क्या बेटा यहाँ पर पापा पे डिपेंडेंट है, अगर बेटा कहीं ना कहीं पापा पे डिपेंडेंट है तो मतलब वो उसका अंश से अवतार है और सेम फंक्शनल करेंसी ले लेंगे। अगर बेटा पापा पे डिपेंडेंट नहीं है तब तो मैंने कह दिया कि अपना इंडिविजुअल निकालो, है ना, अपना अपना फंक्शनल करेंसी निकालो, अगर डिपेंडेंट है तो सेम फंक्शनल करेंसी मान लिया जाएगा। तो ये इंटीग्रल मतलब बेटा पापा पे डिपेंडेंट है तो सेम फंक्शनल करेंसी मान लिया जाएगा पेरेंट का। उम्मीद है ये चीज हमने समझा। अब जबकि हमने फॉरेन ऑपरेशन का मतलब मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया, अब आगे हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। तो ऑब्वियसली बात है फॉरेन ऑपरेशन में हमने नेट इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना। तो मान लीजिए सब्सिडरी कंपनी है, वो मेरा फॉरेन ऑपरेशन है एंड वो यूएस में है सिचुएटेड, मैं इंडिया में सिचुएटेड हूँ, मेरा फंक्शनल करेंसी मान लीजिए रुपया है, और जो फॉरेन ऑपरेशन है वो इंटीग्रल नहीं है, अलग है, समझ लीजिए, एंड उनका फंक्शनल करेंसी डॉलर है, मतलब मेरा एंटिटी का फंक्शनल करेंसी रुपी है एंड जो मेरा फॉरेन ऑपरेशन है फॉरेन सब्सिडरी उसका फंक्शनल करेंसी क्या है, डॉलर। ऑब्वियसली बात है मैंने उसकी कंपनी के सब्सिडरी, तो मान लीजिए मैंने उसकी कंपनी के 70% शेयर्स खरीद रखे होंगे, तो मेरा इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो दिखेगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी बोल के पैसा दिखेगा। अब अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी जहां पर मैंने उसके 70% इंटरेस्ट खरीदे, ये तो मैंने करा ही, इसके अलावा मैंने क्या किया, मैंने उनको मान लीजिए $10,000 उधार दिया। तो जो मैंने $10,000 उनको उधार दिया मेरे लिए क्या है, रिसीवेबल है, $10,000 मेरे लिए रिसीवेबल है, उनके लिए $10,000 पेबल है। अब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो मैं $10,000 नहीं दिखाऊंगा, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं क्या दिखाऊंगा, रुपी दिखाऊंगा। रुपी मेरा फंक्शनल करेंसी ना, तो $10,000 को कन्वर्ट करूंगा इनटू रुपी, यानी 5 लाख रुपये, अगर 50 रुपीज है रुपी पर डॉलर तो 5 लाख रुपीज में मैं आज दिखा दूंगा, 5 लाख रुपीज में मैंने आज दिखा दिया। तो मैंने क्या किया, रुपी 5 लाख दिखाया, मेरा बुक्स में रिसीवेबल दिखेगा 5 लाख रुपये और आपके बुक्स में पेबल दिखेगा $10,000 ही, रुपी नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि आपका फंक्शनल करेंसी तो डॉलर ही है और डॉलर में आप दिखा रहे हो $10,000, आपने दिखा दिया, बात खत्म, कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हम सीख क्या रहे, अभी तक तो मैंने सिखाया नहीं, हम सीख ये रहे हैं कि अगर मान लीजिए मैंने आपको कुछ पैसे उधार दिए और मुझे आपसे पैसे मिलने हैं, समझ में आया, इसे हम कुछ कुछ सिचुएशन में ही मानेंगे नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन, मतलब हम इसे इन्वेस्टमेंट का हिस्सा मान सकते हैं। हम मानेंगे कि फॉरेन ऑपरेशन में हमने इन्वेस्टमेंट किया, ये कब हम मानेंगे, ये हम नेट इन्वेस्टमेंट का हिस्सा मानेंगे, मतलब जो हमने ऑलरेडी 70% इंटरेस्ट खरीदा हुआ है ना, उसी का हिस्सा हम उसे मान लेते हैं, हम उसे इन्वेस्टमेंट का हिस्सा मान लेते हैं एक सिचुएशन में। कब, जब हमें लगता है कि इसका सेटलमेंट ना ही प्लान्ड है और ना ही ये फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर तक ये सेटलमेंट होगा।
मतलब जो मैंने पैसे आपको दिए हैं ये मैं फ्यूचर में कभी सेटल नहीं करने वाला, ये मैं फ्यूचर में कभी आपसे लेने वाला नहीं हूं। इंटेंशन साफ यहां पर नजर आ रहा है कि ये पैसा लौटा के कभी लिया नहीं जाएगा। तो सोचिए अगर ये पैसा कभी लौटा के लिया ही नहीं जाएगा तो ये नाम का रिसीवल है, रियल में तो मुझे आपसे कभी पैसे मिलेंगे नहीं, ये तो इन्वेस्टमेंट का हिस्सा होगा ना फिर। तो यही कहा गया यहां पर देखिए कि अगर मान लीजिए सेटलमेंट जो है वो कभी प्लान नहीं होगा, ना ही ये फोर्सिबल फ्यूचर तक ओकर होने वाला, मतलब मैं आपसे कभी पैसे लेने वाला नहीं हूं, ना ही आप दोगे ना ही मैं लूंगा, और ये इंटेंशन पता चलता है कि मैं आपका लेने वाला नहीं, फिलहाल तक तुम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई प्लानिंग नहीं कि हम आपसे पैसा लौटा के लेंगे। तो देखा जाए तो फिर ये रिसीवेबल नहीं रहा, ये नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन माना जाता है, मतलब हम इसे इन्वेस्टमेंट का हिस्सा मानते हैं क्योंकि ये कभी पैसा हम लेंगे नहीं। अगर मान लीजिए सेटलमेंट प्लान है और हम लेंगे, मतलब कहीं से ये पता नहीं चले कि सेटलमेंट आपका सेटलमेंट कभी होगा ही नहीं, फोर्सेबल फ्यूचर तक ये पता चलता है, तो ही आप मानोगे नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। अदरवाइज बाकी सारे केसेस में अभी से रिसीवेबल पेबल की तरह ही ट्रीट करोगे। अब इसमें अकाउंटिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हल्का सा डिफरेंट होता है, मैं आपको समझाऊंगा। अब जैसे मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये कहा कि सेटलमेंट अगर नेदर प्लान है और ना ही कभी फोर्सेबल फ्यूचर तक ये ओकर होगा तो ये माना जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। लेकिन इसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स को इसके दायरे से बाहर रखा गया। जो भी ट्रेड से रिलेटेड रिसीवेबल है, जो भी ट्रेड से रिलेटेड पेबल है, ये कभी भी नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपको गुड्स दे रहे हो और आपसे पैसे लेते रहेंगे देते रहेंगे, गुड्स का आना जाना लगाता रहता है, और इसे स्टैंडर्ड ने कह दिया कि इसे लॉजिकली नहीं मानना चाहिए, तो इसे नेट इन्वेस्टमेंट का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ये ट्रेडिंग के से रिलेटेड, ये लगातार ट्रेडिंग आना जाना होते रहेगा, तो ये सब कैसे नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन मान लोगे, है ना। तो इसे कभी भी नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन नहीं माना जाएगा। बाकी सारे भले वो शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो ये मैटर नहीं करता, आपको ये देखना है कि क्या एंटिटी का इंटेंशन ये कि फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर तक वो सेटलमेंट कराएगा नहीं कोई प्लानिंग है, नहीं कराएगा ये, है ना। तो ऐसा सिचुएशन में वो नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन होगा। अब जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूं जो आईसीए ने कहा। आईसीए ने कहा मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको $10,000 उधार पे दिए जो कि पेबल ऑन डिमांड है। अब पेबल ऑन डिमांड से आप क्या समझते हो, ये पैसे कल भी हम डिमांड करेंगे तो आप दे दोगे, परसों भी डिमांड करूंगा तो आपको मुझे देना पड़ेगा, या फिर आज शाम को मैंने डिमांड किया तो आपको देना पड़ेगा। तो आप बोलोगे अच्छा यहाँ पर तो सेटलमेंट बहुत जल्द हो सकता है, और आप बोलोगे कि ये कभी भी नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन हो नहीं सकता क्योंकि ये पेबल ऑन डिमांड है। पर मैं आपको बता दूं मे भी ऐसा हो सकता है, मैंने आपको कह दिया कि ये पेबल ऑन डिमांड है, पर पता चल रहा है कि ये पेबल ऑन डिमांड, ये डिमांड कभी होगा नहीं, ये रोल ओवर होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा। नाम का पेबल ऑन डिमांड है पर ये कभी भी डिमांड हम करेंगे नहीं आपसे, और ना ही आप पे करोगे, नहीं हम डिमांड करेंगे ना ही पे करोगे, और ये फोर्सेबल फ्यूचर तक ऐसे सिलसिला चलते रहेगा। तब तो फिर ये देखने को तो पेबल ऑन डिमांड है, पर फिर भी ये बन सकता है नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन, जहां पर हमारा नियत है कि हम आपसे कभी पैसा लेंगे नहीं। और या फिर मान लीजिए मैंने आपको 20 ईयर्स के लिए उधार दे दिया, तो देखने को तो लगे 20 ईयर्स के लिए मैंने इतना लंबा टाइम के लिए आपको उधार दिया, पर क्या पता 20 ईयर्स के बाद मैं आपसे पैसा ले लूंगा। ऐसा कोई नियत हमारा नहीं कि हम जिंदगी भर ये आपका रिन्यू कराएंगे, ऐसा कोई नियत नहीं है, हम आगे आपसे पैसा ले लेंगे। मतलब नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन तब माना जाएगा जब जिंदगी भर तक, फोर्सिबल फ्यूचर तक, जिसका कोई एंड नहीं, तब तक आप पैसे नहीं देने वाले, तब वो नेट इन्वेस्टमेंट का हिस्सा चला जाएगा एंड हम उसे नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन मानेंगे। तो ये चीज आपको समझना है। और अगर नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाता है, जहां पर ये समझ में आ जाता है कि पैसा कभी भी मांगा नहीं जाएगा फोर्सिबल फ्यूचर तक, तो ऐसा सिचुएशन में देखिए मैं पेरेंट हूं, मान लीजिए आप सब्सिडरी हूं, बीइंग ए पेरेंट मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाऊंगा एज पर इंड एस 27, और मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाऊंगा एज पर इंड एस 110, है ना, ये मैं बनाऊंगा। और आप सब्सिडरी हो, आपको बस एक ही बनाना इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी हमने कंसोलिडेशन में बात किया होगा। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब मैं अपना सेपरेट बनाऊंगा, जिसमें कॉन्सो नहीं करूंगा, आपको मैं पुल नहीं करूंगा, आपको बस इकलौता इंडेक्स 27 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी दिखा दूंगा। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो मेरा रिसीवेबल मेरा है और आपका पेबल आपका अलग है, मुझे मतलब नहीं, क्योंकि मैं कंसोलिडेशन नहीं कर रहा। तो मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं क्या करूंगा, मेरा जो रिसीवेबल है उसे मैं फंक्शनल करेंसी में बदलाव करूंगा, क्योंकि रिसीवेबल इसे मॉनेटरी आइटम, और मैं इसे रीमेजर करूंगा, और जो भी एक्सचेंज डिफरेंस जाएगा वो कहां जाएगा, पीएल में जाएगा। अब आपके इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ऐसा कुछ होना नहीं, क्योंकि आपका डॉलर फंक्शनल करेंसी में आपको डॉलर में उधार दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ऐसा तो हो सकता है कि मैंने आपको रुपया में उधार दिया हो और आपका फंक्शनल करेंसी डॉलर है, तो अब आपको रीमेजरमेंट करना है, तो जो भी आपका रीमेजरमेंट लॉस या गेन आएगा वो एक्सचेंज डिफरेंस पीएल में जाएगा। तो यानी मेरे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और आपके इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब अलग अलग हो रहे हैं, कंसोलिडेशन नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर जो भी डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो ये तो देखिए जब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात होगी और जब इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात होगी, तो ये मैटर ही नहीं करता कि नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन है भी या नहीं, ये मैटर नहीं करता। इन ऑल द केसेस एक्सचेंज डिफरेंस पीएल में ही जाएगा, भले नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन हो या ना हो। लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब बात आएगी, तो इन केस ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये मैटर करेगा कि आपका नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन है या नहीं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन का केस है जहां पर फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर तक सेटलमेंट नहीं होगा, तो वाइल प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट
हाँ, रिसीवेबल पेएबल तो इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन के नाम पे कट हो जाएंगे, पर इससे रिलेटेड एक्सचेंज डिफरेंस कट नहीं होते। क्यों कट नहीं होते? क्योंकि कभी ना कभी तो एक्सचेंज डिफरेंस का सेटलमेंट होगा और वो कट नहीं होता, और वो एक्सचेंज डिफरेंस पीएल में जाता है। मतलब एक बार के लिए आप दिमाग से निकाल दीजिए, आप एक बार के लिए दिमाग से निकाल दीजिए नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। मान लीजिए नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन का केस ही नहीं है, नॉर्मल इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन है। मतलब मुझे आपसे पैसे मिलने और ये मिलेंगे, ये ऐसा नहीं कि फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर तक सेटल नहीं होंगे, ऐसा कोई केस नहीं। मुझे मिलेंगे 5-10 साल बाद, मुझे आपसे पैसे मिलेंगे, तो मेरा रिसीवेबल आपका पेबल इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन के नाम पे तो कट हो जाएगा। लेकिन सोचिए कभी ना कभी तो पैसे मिलेंगे, और जब कभी ना कभी पैसे मिलेंगे तब तो एक्सचेंज वाले के पास जाना पड़ेगा, और एक्सचेंज वाले के पास जाएंगे तो एक्सचेंज डिफरेंस का वो अराइज हो गई, है ना। क्योंकि हमने जब आपको पैसे दिए तब रुपये पर डॉलर 50 चल रहा था, बाद में 80 हो जाएगा, तो 80 आपको खरीदना पड़ेगा एक्सचेंज वाले से, और आप खरीदोगे तो आपका ज्यादा पैसा लगेगा हमें चुकाने के लिए। तो इसलिए अगर मान लीजिए नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन का केस नहीं है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, वाइल प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉर्मल सिनारियो है, तो नॉर्मल सिनारियो में इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन के नाम पे रिसीवेबल पेएबल तो कटेंगे, पर एक्सचेंज डिफरेंस नहीं कटेगा। एक्सचेंज डिफरेंस आपका पीएल में जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी तो आपको एक्सचेंज वाले का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और उनसे एक्सचेंज करा के हमें पैसे, आपको मुझे पैसे चुकाने पड़ेंगे, और या फिर आप मुझे दूसरे करेंसी में पैसे चुकाओगे तो मैं एक्सचेंज वाले के पास जाके उसे कन्वर्ट कराऊंगा। तो कहीं ना कहीं जब सेटलमेंट होगा तब तो एक्सचेंज वाले का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, और इसलिए स्टैंडर्ड हमें कहता है कि आप भले ही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करो, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन भले कट हो जाएगा, लेकिन एक्सचेंज डिफरेंस जो अराइज होगा वो आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना पड़ेगा। एग्रीड। लेकिन जब बात होगी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात होगी और साथ ही साथ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन का केस है, किसका? नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन का केस है, तो मतलब तो ये जिंदगी में कभी सेटल होगा ही नहीं। और अगर कभी जिंदगी में ये सेटल होगा ही नहीं, कभी जिंदगी में सेटल होने से रहा, तो ऐसा सिचुएशन में आप खुद सोचिए, वो तो पल कभी आएगा नहीं जब हम एक्सचेंज वाले का दरवाजा खटखटाएंगे। क्यों? क्योंकि सेटलमेंट होगा ही नहीं, और कभी सेटलमेंट नहीं होगा तो एक्सचेंज वाले का कभी दरवाजा खटखटाने का जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए आप खुद सोचिए, क्या एक्सचेंज डिफरेंस को मैं पीएल में दिखाना चाहिए? जी नहीं, जरूरत ही नहीं एक्सचेंज डिफरेंस को पीएल में दिखाने का। तो यहां पर अब हम क्या कर सकते हैं? यहां पर हमें कहा गया कि फिर भी आपको एक्सचेंज डिफरेंस रखना चाहिए, पर आप ओसीए में डाल दीजिए। इसके पीछे का लॉजिक है, आप बोलते कि सर इसे ओसीए में क्यों डाले, हम इसे दिखाई नहीं ना, हम इसे उड़ा दें। हाँ मान दो उड़ा दे, पर क्या पता बाद में वो पल आ जाए जब क्या पता आप इसे सेटल कर ही दो, हो सकता है ना ऐसा पल बाद में आ जाए। तो इसलिए स्टैंडर्ड ने एक गैप रखा है। स्टैंडर्ड ने कहा कि अगर नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन का केस नहीं है तब तो आप क्या कीजिए, पीएल में दिखाई, क्योंकि कभी ना कभी सेटलमेंट होगा और तभी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, इसलिए आप पीएल में दिखाते रहिए। लेकिन जब नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन का केस है तो मतलब लग तो ये रहा है, 99% लग रहा है कि कभी भी सेटलमेंट नहीं होगा। तो आप क्या कीजिए, आपको देखा जाए तो एक्सचेंज डिफरेंस को पीएल में नहीं दिखाना चाहिए, पर 1% तो चांस है, क्या पता फ्यूचर में सेटल होगा। इसलिए आपको यहां पर मौका दिया जाता है कि पीएल में ना दिखाते हुए आप क्या कीजिए, ओसीआई में दिखाइए। ओसीआई में पड़ा रहे, मतलब आपका पीएल इंपैक्ट नहीं हो रहा, आपका ओसीआई हो रहा है, और जिस दिन आपका रियल में सेटल होगा उस दिन ओसीआई से रिक्लासिफाई हो जाएगा पीएल में। डिस्पोजल के वक्त आप ओसीआई से रिक्लासिफाई कर दीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। यानी कुल मिला के मैं लॉजिक तो मैंने दे दिया, अब मैं आपको क्लियर कट समझाना चाहता हूं। अगर नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन का केस नहीं है तब तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय जो भी एक्सचेंज डिफरेंस होगा वो आपका पीएल में जाएगा। और अगर नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन का केस है तो कोई कॉन्सो बनाते समय जो भी एक्सचेंज डिफरेंस होगा वो कहां जाएगा, ओसीआई में जाएगा। इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी केस हो पीएल में ही जाने वाला है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया। और ये ध्यान रखिएगा कि आप एंड में आपका जो एक्सचेंज डिफरेंस जितने भी सारे आए एंड में डिस्पोजल के वक्त वो सारे रिक्लासिफाई हो जाएंगे टू पीएल। यानी स्टेटमेंट ऑफ पीएल के थ्रू रूट होते हुए रिटेन अर्निंग में सीधा नहीं जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से रूट होते हुए आपका रिटेन अर्निंग जहां जाना जाएगा, यानी पीएल के थ्रू वो उसी रास्ते से रूट होते हुए जाएगा। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन का केस है। अगर आपको लगा हाँ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन का केस है, क्योंकि सेटलमेंट कभी प्लान नहीं है, नहीं आपका फोर्सेबल फ्यूचर तक ऑकर होगा, अगर ऐसा है तो ऐसा सिचुएशन में एसएफएस आईएफएस में तो हमेशा पीएल में जाएगा, पर सीएफएस बनाते समय, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय आप हमेशा एक्सचेंज डिफरेंस को ओसीआई में दिखाओगे। एग्रीड। और ये बाद में रिसाइकल होगा जब आप डिस्पोज करोगे उस फॉरेन ऑपरेशन को, जब आप बेच दोगे तब आपका रिक्लासिफाई हो जाएगा पीएल में। अब मैं आपको साथ ही साथ पता है क्या पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको भी साथ ही साथ इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन पढ़ा दे रहा हूं। ये वही बात है, मतलब इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन है पर ये नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन का केस नहीं है। अभी वही तो पढ़ाया था। अगर नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन का केस नहीं तब तो हमेशा चाहे आईएफएस हो, चाहे एसएफएस हो, चाहे सीएफएस हो, पीएल में ही जाएगा एक्सचेंज डिफरेंस। अगर आपका
नेट इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन में नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन का केस भी है, तो आप आईएफएस एसएफएस में तो पीएल लेकिन सीएफएस में ओसीआई दिखाओगे। चलिए पढ़ते, इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस एलिमिनेट होता है, हमें पता है रिसीवेबल पेएबल एलिमिनेट हो जाएगा ऑन कंसोलिडेशन, बट रिलेटेड फॉरेन एक्सचेंज गेन्स और लॉस विल नॉट बी एलिमिनेटेड बिकॉज ग्रुप का रियल एक्सपोजर रहता है फ्यूचर में फॉरेन करेंसी का। इसलिए जब सीएफएस बनाओगे तो एक्सचेंज डिफरेंस आपका पीएल में जाएगा। कब? जब आपका नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन का केस नहीं है, मतलब ये कभी ना कभी सेटलमेंट होगा तो पीएल में जाएगा। लेकिन हाउएवर ये ओसीआई में चला जाएगा कब? जब ये बिकम्स पार्ट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। तो समझ में इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन और नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन एक ही बात हो गई कहीं ना कहीं। वही मैंने यहां पर ऑलरेडी पहले मैंने ये चीज आपको पढ़ा दी है, तो यहां पर फिर से पढ़ाने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो चलिए इससे रिलेटेड भी एक एग्जाम्पल है नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन का, मैंने नीचे रखा हुआ है, फटाफट से आपको रिवाइज करा देता हूं। जगाती लिमिटेड जो इसका फंक्शनल करेंसी जो है रुपी है, और जेडीए लिमिटेड इसका फंक्शनल करेंसी डॉलर है। जगाती लिमिटेड ने 80% शेयर्स लिए जेडीए लिमिटेड का, यानी जगाती लिमिटेड का सब्सिडरी कौन हुआ? जेडी हुआ। अब ड्यूरिंग द ईयर जगाती लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट तो जेडी में किए, वो सब्सिडरी, मैं पेरेंट हूं, आप जेडी हो, मैं जगाती हूँ, आप जेडीई, मैं जगाती हूँ। मैंने आपकी कंपनी में 80% शेयर्स खरीदा, मतलब आप मेरे सब्सिडरी हो, आप मेरे फॉरेन ऑपरेशन, क्योंकि आपका फंक्शनल करेंसी अलग है, मेरा फंक्शनल करेंसी अलग है। मैंने साथ ही साथ आपको $10,000 उधार दिए, मतलब मेरा $10,000 रिसीबल है, पर मुझे तो रुपया में दिखाना पड़ेगा क्योंकि मेरा फंक्शनल करेंसी रुपये है, और आपको आपका पेबल हो गया। तो यहां पर देखिए एक्सचेंज रेट 60 रुपीज है, तो मेरा रिसीबल कितना होगा? मेरा रिसीबल होगा लोन टू जेडी कितना? $10,000 इंटू 60 रुपीज करके 6 लाख का मेरा रिसीबल होगा। और आपका पेबल कितना होगा? आपका पेबल कितना होगा? $10,000 होगा। देखिए मैंने यहां पर ये गलत लिखा है, रुक जाइए, ये गलत लिखा है, आप तो डॉलर ही दिखाओगे, $10,000 ही दिखाओगे अब यहां पर, ठीक है। और इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपका फंक्शनल करेंसी तो क्या है? डॉलर ही है, आपको डॉलर ही दिखाना है, आपको इसकी जरूरत नहीं, आप $10,000 ही दिखाओगे क्योंकि आपका फंक्शनल करेंसी तो क्या है? डॉलर है। अब आगे जाके क्या होगा? आगे जाके मान लीजिए अगर एक्सचेंज रेट बदलेगा रिपोर्टिंग पीरियड एंड में, यानी 75 रुपीज हो गया, एक्सचेंज रेट बदलेगा, तो हमें क्या करना है? हमें इस 60 को 75 के हिसाब से दिखाना पड़ेगा, मतलब हमें स्टिल $10,000 मिलना है, और ये $10,000 जो हमें मिल रहा है ये 75 रुपीज करके अब हम इसे कन्वर्ट करा सकते हैं। तो $10,000 पे 75 रुपीज करके कितना हुआ? 7,50,000 हुआ, यानी 1,50,000 का एक्सचेंज डिफरेंस आया, और ये एक्सचेंज डिफरेंस कहां चला जाएगा? पीएल में चला जाएगा। एग्रीड? ये हमारा इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पीएल में जाएगा। और इनका तो कुछ आएगा नहीं, ये तो गलत लिख दिया मैंने, ये गलती से हो जाता है, इनका कुछ एक्सचेंज डिफरेंस आएगा नहीं, क्योंकि इनको डॉलर में ही पैसे चुकाने बाद में, इन्होंने डॉलर में लिए, डॉलर में बाद में पैसे चुकाने, तो इनका अभी भी $10,000 है, बाद में भी $10,000 होगा, इनका कोई एक्सचेंज डिफरेंस अराइज ही नहीं होगा, इनका कोई एक्सचेंज डिफरेंस अराइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका फंक्शनल करेंसी डॉलर है और इनको डॉलर में पैसा मिला, तो इनको क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि इन्होंने जो बोरो किया है वो अपने फंक्शनल करेंसी में इन्होंने बोरो किया, तो इनका एक्सपोजर नहीं है, पर हमारा एक्सपोजर है, और हमारा एक्सचेंज डिफरेंस कहां जाएगा? पीएल में जाएगा। लेकिन आप सुनिए, जब हम सीएफएस बनाएंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो हमारे ये 7,50,000 उनका भी हम क्या करेंगे? उनका भी एसेट्स को लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस में हम कन्वर्ट करेंगे, तो $10,000 इंटू 75 करके हम कन्वर्ट कर देंगे। आप नीचे पढ़ोगे कि फॉरेन ऑपरेशन को आप ट्रांसलेट करोगे फंक्शनल करेंसी में, तो कैसे करोगे? नीचे पढ़ लोगे, नीचे मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बाद में जब कॉन्सो बनाएंगे तो फॉरेन ऑपरेशन तो पूरा डॉलर में, फॉरेन ऑपरेशन तो सारे डॉलर में, जो जब हम कॉन्सो बनाएंगे तो थोड़े ना उनके सारे आइटम्स को जब हम पुल करेंगे वाइल प्रिपेयरिंग कॉन्सो, तो थोड़े ना हम उनको डॉलर में पुल करेंगे, हमें तो रुपया में पुल करना है, और रुपया में जब हम पुल करेंगे तो उनके सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम क्लोजिंग रेट में पुल करते हैं। तो हम इनको जब पुल करेंगे तो $10,000 को हम अपने यहां पर दिखाएंगे, पेबल के नाम पे दिखाएंगे, तो $10,000 इंटू 75 क्लोजिंग रेट 7,50,000 में ही पेबल दिखाने वाले हैं। तो रिसीबल पेबल तो कट जाएगा सेम प्राइस में, रिसीबल पेबल इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन कट जाएगा, पर ये एक्सचेंज डिफरेंस नहीं कटेगा। बस फर्क इतना है कि कॉन्सो बनाते समय ये पीएल की जगह ओसीआई में दिखाओगे आप 1,50,000। समझ में? मतलब कहने का मतलब ये कि ये आपका $10,000 इसमें आ जाएगा कॉन्सो बनाते समय, और इसमें पेबल के नाम पे आएगा $10,000 इंटू 75, आज का क्लोजिंग रेट 7,50,000 रुपीज दिखेगा यहाँ पर। अब पेबल कटेगा, रिसीबल कटेगा, ये वाला रिसीबल कट जाएगा आपका, लेकिन एक्सचेंज डिफरेंस जो है बस पीएल की जगह कहां पर होगा? ये ओसीआई में होगा, ये नहीं कटेगा, ये पीएल की जगह ओसीआई में होगा अगर नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन का खेल है, और अगर नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन का खेल नहीं तब तो ये पीएल में ही रहेगा आपका। चलिए, तो ये चीज मैंने आपको समझा, ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने ये चीज देखिए 7,50,000 मैंने कट करवा दिया, क्योंकि इनका $10,000 क्लोजिंग रेट में आपका पुल हो जाएगा, ये कट हो जाएगा अल्टीमेटली, लेकिन ये पीएल की जगह पे ओसीआई में रहेगा, बस बात इतने। तो उम्मीद है आपको मैंने ये समझा दिया अच्छी तरीके से। रिवीजन वीडियो में और कितना उम्मीद कर सकते हो आप, इससे ज्यादा तो उम्मीद ना कीजिए, तो ये अच्छा है। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें समझी, नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन मैंने आपको समझा दिया।
एंड अब मैं आपको समझाऊंगा ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। अभी मैंने जस्ट आपको समझा ही दिया, अब इसमें और ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जैसे मान लीजिए मैं पेरेंट हूं, आप सब्सिडरी हो, आप मेरे फॉरेन ऑपरेशन हो, कॉन्सो बनाते समय आपके सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को मेरे बैलेंस शीट में लाया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा। तो जब आपके सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को, एक्सपेंस, इनकम, सबको इंटीग्रेट करूंगा, तो कौन से रेट से इंटीग्रेट करूंगा? क्योंकि आपके बुक्स में मान लीजिए मशीनरी दिखेगा $10,000 का, मैं जब अपने बुक्स में लाऊंगा तो थोड़े डॉलर में लाऊंगा, मैं तो रुपया में लेके आऊंगा, तो मुझे उसे पुल करना पड़ेगा, रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपके सारे आइटम को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अलग अलग आइटम को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? तो देखिए ना, अगर आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज है तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज सारे ट्रांसलेट होंगे रिपोर्टिंग डेट यानी क्लोजिंग डेट के एक्सचेंज रेट पे। जिस दिन रिपोर्टिंग करे उसी दिन के एक्सचेंज रेट पे। तो जैसे कि आपको मैंने दिखाया अभी रिपोर्टिंग एंड पे उस एग्जांपल में 75 था, तो 75 पे पुल करेंगे। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिपोर्टिंग डेट के एक्सचेंज रेट में पुल किया जाएगा, जो क्लोजिंग रेट है। हाँ, जो इनकम एंड एक्सपेंसेस जो है, जो पीएल के आइटम है, इनकम एंड एक्सपेंसेस के आइटम है, जैसे रेंट हो गया, स्टेशनरी का खर्चा वगैरह वगैरह, ये इनकम एंड एक्सपेंसेस का आइटम हो गया। तो ये सारे आइटम जो है ना, ये आपका जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उसी डेट का एक्सचेंज रेट, यानी पूरे साल भर में आपने जिस दिन स्टेशनरी खरीदा उस दिन का एक्सचेंज रेट। ये थोड़ा मुश्किल का काम है, ये थोड़ा मुश्किल का काम है, और इसलिए यहाँ पर स्टैंडर्ड ने अलाउ किया कि इसमें आप क्या कर सकते हो पता है, जबकि थोड़ा मुश्किल का काम है, जबकि थोड़ा मुश्किल का काम है, तो आपको अलाउ किया गया कि इनकम एंड एक्सपेंसेस हर दिन का ट्रांजिशन पे आप उससे एक्सचेंज रेट में कैसे लाओगे, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपको एवरेज रेट भी यूज करना अलाउड है, वीकली एवरेज रेट या मंथली एवरेज रेट आप ले सकते हो, प्रोवाइडेड ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, जो मैंने पहले भी कहीं बताया था आपको। तो ये अलाउड है। अब देखिए, अब ऑब्वियस सी बात है, मैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अलग रेट से पुल करूंगा, मैं इनकम एंड एक्सपेंसेस को अलग रेट से पुल करूंगा। कहीं ना कहीं इनकम एंड एक्सपेंसेस का नेट प्रॉफिट भी तो बैलेंस शीट में जाएगा ही, तो वो अलग रेट से जाने पर वो अलग वैल्यू आएगा आपका वहां पर। और ओपनिंग जो रहते हैं शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग वगैरह जो रहते हैं ना, वो एकदम ओपनिंग रेट से पुल होते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग रेट से सारे आइटम्स पुल होंगे, जिसके चलते आपका देखिए, अगर सारे के सारे एंटायर आइटम सिंगल रेट से पुल होते हैं ना, तब तो कोई एक्सचेंज डिफरेंस आता ही नहीं। पर जबकि यहाँ पर एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्लोजिंग रेट से पुल होगा, इनकम एंड एक्सपेंसेस आपका डेट ऑफ ट्रांजेक्शन के रेट से पुल होगा, तो इसके चलते कहीं ना कहीं पीएल का भी तो आइटम एंड में लास्ट में नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका एक्सचेंज डिफरेंस फर्क तो आएगा बैलेंस शीट में। तो जो फर्क आएगा ना, वो फर्क आपको क्या करना, ओसीए में दिखाना। अब बोलोगे सर आप ओसीए में क्यों दिखाना है, लॉजिक क्या है इसके पीछे? क्योंकि देखिए, ये बस हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे रेगुलेशन के रिक्वायरमेंट है, सेबी के रिक्वायरमेंट या फिर कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम ये बना रहे हैं। अदरवाइज तो बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप मेरे फॉरेन ऑपरेशन हो, आपका अपना बैलेंस शीट है, मेरा अपना बैलेंस शीट है, क्यों इसे मर्ज किया जाए? हम तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मर्ज कर रहे हैं, और उसे मर्ज करने पर हमारा कोई फर्क आ रहा है जो कि हमारे और आपके लिए मायने नहीं रखता। इसलिए ये जो एक्सचेंज डिफरेंस है रियल में मायने नहीं रखता, ये रियल में नुकसान है ही नहीं, ये तो बस मर्ज करने की वजह से नुकसान आ रहा है। और इसलिए इस नुकसान को पीएल में ना दिखाते हुए आप ओसीए में दिखा सकते हो, क्योंकि ये रियल में कोई जेन्युइन प्रॉफिट या लॉस नहीं है, और जेन्युइन प्रॉफिट या लॉस नहीं, इसलिए आप पीएल में नहीं दिखा के ओसीए में आप दिखाते हो। चलिए समझ में आया। और ध्यान रखिएगा, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आप बनाते हो, तो जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो जो भी आपके कैश फ्लो के आइटम रहेंगे, सिंपल सी बात है, वो सारे डेट ऑफ ट्रांजेक्शन में होंगे, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग अलग डेट पे कैश फ्लो होगा, और जिस डेट पे कैश फ्लो होगा उसी डेट पे तो आप उसे एक्सचेंज करवाओगे। और इसलिए यहाँ पर कैश फ्लो जब भी आप बनाओगे तो कैश फ्लो के सारे आइटम ट्रांसलेट होंगे जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया उस डेट पे, यानी एवरेज डेट भी आप यूज कर सकते हो चाहो तो। मतलब इनकम, एक्सपेंसेस और कैश फ्लो, ये एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन होगा। एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये क्लोजिंग रेट पे होगा, और जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो कहां जाएगा, ओसीआई में जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना। तो चलिए, ये आपको ट्रांसलेशन टू फॉरेन ऑपरेशन समझ में आया कि अगर मेरा कोई सब्सिडरी है, कुछ है, मैं उसे ट्रांसलेट कैसे करूं, है ना, ये समझ में आया। साथ ही साथ सेम टू सेम चीज ऐसा है जब आप प्रेजेंटेशन करेंसी की बात करोगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी होगा, अब क्या होगा पता है, मान लीजिए मेरा अपना ही बैलेंस शीट है, मेरा अपना बैलेंस शीट रुपये में बना होगा। अब मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा, मैं फॉरेन ऑपरेशन को ट्रांसलेट नहीं करूंगा, मेरा अपना ही बैलेंस शीट है जो मेरा रुपये में बना हुआ है। अब सेबी की रिक्वायरमेंट है, वो कह रहे कि नहीं आप डॉलर में बना के दीजिए। तो मेरे जितने आइटम्स हैं, एसेट्स है, लायबिलिटीज है, इनकम एंड एक्सपेंसेस, सारे किस में दिख रहे हैं, रुपया में दिख रहे हैं। सेबी ने कहा आप डॉलर पे दो, हमें डॉलर पे चाहिए, तो हम डॉलर पे कैसे देंगे, तो हमें सारे आइटम को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना इनटू डॉलर। तो हम क्या करेंगे, सेम वही कहानी है, हम अपने जितने एसेट्स एंड लायबिलिटीज थे जो रुपये में दिख रहे हैं उसे डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। एक्सचेंज रेट कौन सा, क्लोजिंग रेट लेंगे। जैसे हमने ट्रांसलेशन टू फॉरेन ऑपरेशन में जो कहानी देखा था वही सेम है।
मतलब जब आप ट्रांसलेशन टू फॉरेन ऑपरेशन की बात करोगे या आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी के रिक्वायरमेंट सेबी वगैरह की किसी की रिक्वायरमेंट होने पर आप दूसरी करेंसी में प्रेजेंट करना चाहते हो, तो ऐसा सिचुएशन में कहानी सेम ही है। आप एसेट्स एंड लायबिलिटीज को क्या करोगे, क्लोजिंग रेट में पुल करोगे, इनकम एंड एक्सपेंसेस को एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कैश फ्लो भी आपका एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन और आपका एवरेज रेट यूज किया जा सकता है। और एक्सचेंज डिफरेंस जो है ये ओसीए में जाए, क्यों? क्योंकि ये सेबी की किसी के रिक्वायरमेंट के चलते हम ऐसा ट्रांसलेट करें। जैसे मैंने कहा ना, एलोन मस्क ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फंक्शनल करेंसी रुपी में नहीं बनाया, फंक्शनल करेंसी उसका डॉलर है, उसने डॉलर में बनाया। क्यों? क्योंकि फंक्शनल करेंसी उसका डॉलर, तो स्टैंडर्ड ने अलाउ किया कि आप डॉलर में बना सकते हो। अब उसने अपना पूरा बैलेंस शीट पीएल वगैरह सब कुछ डॉलर में बनाया एलोन मस्क ने, पर सेबी ने कह दिया एलोन मस्क से, नहीं नहीं नहीं, आपको रुपये में देना पड़ेगा, हमें डॉलर समझ में नहीं आते, हम गधे, हमें समझ में नहीं आता। तो फिर एलोन मस्क ने क्या किया, उसने अपने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रुपये में कन्वर्ट करना है। क्यों? सेबी के रिक्वायरमेंट के चलते। तो वो क्या करेगा, सारे एसेट सारे लायबिलिटीज को क्लोजिंग रेट में पुल करेगा। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बना के देगा तो उसके अंदर जितने आइटम रहेंगे वो एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन वही लेगा, इनकम एंड एक्सपेंसेस में भी वही लेगा, एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। और जो भी रिजल्टिंग डिफरेंस आएगा वो क्यों पीएल में दिखाए, क्योंकि रियल में तो उसका वो लॉस है नहीं, वो तो सेबी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, इसलिए वो उसे ओसीआई में दिखाएगा। और आप ये कह सकते हो कि यहां पर ट्रांसलेशन करते समय आप ये कर सकते हो कि जब आप प्रेजेंटेशन करेंसी में ट्रांसलेट करोगे या फॉरेन ऑपरेशन को ट्रांसलेट करोगे, दोनों की कहानी एक ही है। मतलब आप दिमाग में डाल लीजिए, जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरी करेंसी में प्रेजेंट करें या फिर हम फॉरेन ऑपरेशन को ट्रांसलेट करें फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन, दोनों में खेल एक ही, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, क्लोजिंग, इनकम, एक्सपेंसेस, कैश फ्लो, आपका एवरेज या फिर आपका एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, और जो भी एक्सचेंज डिफरेंस होगा वो कहां जाएगा, ओसीआई में जाएगा। अब एक और बात है, अब एक और बात मुझे आपको पढ़ाना है, ज्यादा ज्यादा मैंने जहां टाइम देना था वहां टाइम दिया, अब जहां टाइम देने की जरूरत नहीं वहां क्यों दूं, समझा तो रहा हूं सारी चीजें। अब एक और बात आती है चेंज इन फंक्शनल करेंसी, ये काफी इंपॉर्टेंट है फंक्शनल करेंसी। देखिए ना, ऐसा हुआ एलोन मस्क को पहले लग रहा था कि उसका फंक्शनल करेंसी डॉलर है, क्योंकि उसका सेल प्राइस वगैरह को इन्फ्लुएंस करता है कौन, डॉलर। तो उसने कहा कि उसका फंक्शनल करेंसी क्या है, डॉलर है। अब बाद में ऐसा हुआ, हालात बदल गए, जहां पर एलोन मस्क को रियलाइज हुआ कि नहीं, पहले ऐसा हुआ करता था जब डॉलर उसको इन्फ्लुएंस करता था, अब वो इंडिया में रह रहे कि इंडिया का आदी हो गया, सारी चीजें उसे इंडिया की पसंद आने लगी है। अब एलोन मस्क इंडिया जैसा हो गया, रुपया जैसा हो गया, उसे हर जगह पे ख्यालों में हर वक्त उसे रुपये समझ में आता है। और एलोन मस्क ने रियलाइज किया कुछ सालों के बाद कि उसका फंक्शनल करेंसी जो रुपया हो गया, क्योंकि अब उसे रुपया इन्फ्लुएंस करता है उसके एंटिटी को। तो अब वो क्या करेगा, फंक्शनल करेंसी को चेंज करना पड़ेगा उसे। तो जब वो फंक्शनल करेंसी को चेंज करेगा तो वो क्या करेगा, तो सबसे पहले तो वो प्रोस्पेक्टिवली अकाउंटिंग करेगा, पिछले पुराने हालातों को नहीं देखेगा, उसे कुछ नहीं करना। मान लीजिए आज 31 मार्च 2023 है, आज एलोन मस्क ने रियलाइज किया कि उसका फंक्शनल करेंसी अब डॉलर से रुपया हो गया, तो वो क्या करेगा पता है, सिंपल सी बात है, वो कुछ नहीं करेगा। आज ही के दिन जितने उसके आइटम है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैश फ्लो, इनकम्स, एक्सपेंसेस, सारे के सारे आइटम, जितने के जितने आइटम है, वो सारे के सारे आइटम को आज के डेट के जो एक्सचेंज रेट है उसमें ट्रांसलेट कर देगा इनटू व्हाट, रुपी। तो बताइए, जब सारे के सारे आइटम्स को एक सिंगल रेट में ट्रांसलेट किया जाएगा तो बताइए कोई एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा, आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम इनकम, एक्सपेंस, कैश फ्लो, एसेट, लायबिलिटी, सारी की सारी तो हम आइटम्स क्या करें, एक सिंगल एक्सचेंज रेट पे हम ट्रांसलेट करें ऑल आइटम्स को, तो कोई एक्सचेंज डिफरेंस नहीं आएगा। और एक्सचेंज डिफरेंस आएगा नहीं तो पीएल ओसीआई की बात ही नहीं आती। तो देखिए ना, जब फंक्शनल करेंसी चेंज होगा, जब सर्कमस्टेंसेस बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, और चेंज इन करेंसी डेट मेनली इन्फ्लुएंस सेल प्राइस, ये बदल जाएगा, तो चेंज को हम प्रोस्पेक्टिवली अकाउंटिंग करेंगे और ऑल आइटम, सारे के सारे आइटम जितने हैं, सारे के सारे आइटम्स को हम क्या करेंगे, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, सारे के सारे आइटम को हम ट्रांसलेट करेंगे इनटू न्यू फंक्शनल करेंसी यूजिंग एक्सचेंज रेट, जिस दिन आपका फंक्शनल करेंसी चेंज हुआ उस दिन का है। जैसे मैंने कहा 31 मार्च को, तो उस दिन का, जिस दिन आपका फंक्शनल करेंसी चेंज हुआ उस दिन का एक्सचेंज रेट में ट्रांसलेट करोगे। क्या कोई डिफरेंस आएगा? जी नहीं, कोई भी डिफरेंस आपका आने वाला नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जब आप फॉरेन ऑपरेशन को ट्रांसलेट करोगे, जब आप फॉरेन ऑपरेशन को ट्रांसलेट करोगे तो जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो कहां जाएगा, ओसीआई में जाएगा। ये मैंने आपको समझाया था। हाँ, जब आप फॉरेन ऑपरेशन को बाद में बेच दोगे ना, जब आप फॉरेन ऑपरेशन को बाद में बेच डालोगे, तब आपका जितना ओसीआई का बैलेंस है वो रिसाइकल हो जाएगा पीएल में। ये मैंने आपको समझाया था, एग्रीड करते हो। पर अब बताइए, क्या फंक्शनल करेंसी को चेंज होना क्या उसे डिस्पोजल माना जाएगा? नहीं। अब क्या हो पता है, मेरा फॉरेन ऑपरेशन का फंक्शनल करेंसी रुपी है, मेरा फॉरेन ऑपरेशन का फंक्शनल करेंसी रुपी है, और मेरा अपना फंक्शनल करेंसी डॉलर है। तो अब मेरा फंक्शनल करेंसी डॉलर से रुपया हो गया, मेरा फॉरेन करेंसी भी रुपया हो गया। इसका मतलब थोड़ी ना मैंने कोई फॉरेन ऑपरेशन को बेचा, नहीं, मैंने फॉरेन ऑपरेशन को बेचा नहीं। यानी चेंज इन फंक्शनल करेंसी का मतलब ये नहीं कि आपने बेचा है, डिस्पोजल नहीं हुआ। और जब तक डिस्पोजल नहीं होगा, आपका फॉरेन ऑपरेशन का जो भी आपका एक्सचेंज डिफरेंस का ओसीआई में पड़ा हुआ वो आपका पीएल में नहीं जाएगा। मतलब ये जरूरत नहीं है, हमें ऐसे ही पता है, पर फिर भी एक लाइन लिखा हुआ है, एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन
प्रीवियसली रिकॉग्नाइज इन ओसीए नॉट रिक्लासिफाई फ्रॉम इक्विटी टू पीएल अंटिल डिस्पोजल। यानी जब तक आप बेचोगे नहीं, आपको पता है फंक्शनल करेंसी में चेंज होना डजंट मीन कि डिस्पोजल हुआ, और जब तक आप बेचोगे नहीं तब तक आपका फॉरेन ऑपरेशन का ट्रांसलेशन का जो भी पुराना एक्सचेंज डिफरेंस है वो आपका पीएल में रिक्लासिफाई नहीं होगा, रिसाइकल नहीं होगा। यानी ओसीआई तभी पीएल में रिसाइकल होगा कब, जब आप डिस्पोज कर दोगे, उससे पहले नहीं होगा। चलिए, तो हमने ये समझा, तो कुल मिला के मैंने सब कुछ ही पढ़ा दिया आपको। हाँ, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी। यहाँ पर ट्रांसलेशन टू फॉरेन ऑपरेशन पढ़ा दिया, इंट्रा ग्रुप ट्रांजिशन पढ़ा दिया, ये डिफरेंस इन रिपोर्टिंग डेट सिंपल सी बात है। यहाँ पर भी फटाफट से बता देता हूँ। मान लीजिए मेरा फॉरेन ऑपरेशन का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को। मेरा जो आप फॉरेन ऑपरेशन हो, आप बाहर रहते हो, आपका 31 दिसंबर को फाइनेंशियल ईयर एंड होता है और मेरा 31 मार्च को एंड होता है। तो आपने तो बैलेंस शीट 31 दिसंबर को बनाया और मेरे तो बैलेंस शीट बनेगा 31 मार्च को। अब कौन सो बनाऊंगा मैं, कब, 31 मार्च को। अब जब मैं कौन सो बनाऊं 31 मार्च को, तो क्या आपका पुराना 3 महीने पुराना सरा हुआ बैलेंस शीट लेके डालू क्या? नहीं डाल सकता। तो ऐसा सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट क्या, आपको ऑर्डर दूंगा। अगर आप मेरे सब्सिडरी तो, अगर आप मेरे सब्सिडरी नहीं एसोसिएट वगैरह हो तो क्या पता ऑर्डर भी नहीं दे सकता। पर जहां पर पॉसिबल होगा, अगर मैं आपको ऑर्डर दूं और आपसे कहूंगा कि आप बना दीजिए 31 मार्च का, अपडेट करके बना दीजिए, आप बना दोगे, उसको मैं टीच कर देंगे, कौन सा बना देंगे। पर अगर आप नहीं बनाते हो तो मैं क्या करूं, तब मैं क्या करूंगा, वो आपका सड़ा हुआ बैलेंस शीट ले लूंगा, उस पर 3 महीने का जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन वगैरह हो उसका एडजस्टमेंट कर दूंगा। ये मेरे पास उपाय है। तो ये आपको देखना, अगर आप बना सकते हो बना दीजिए, हम अपडेटेड वाला से काम कर लेंगे। अगर हम नहीं बना के दोगे तो हम बासी सड़ा हुआ ले लेंगे, पर ध्यान है 3 महीने से ज्यादा का सड़ा हुआ नहीं ले सकते। 3 महीने तक का सड़ा हुआ चलेगा, उससे ज्यादा सड़ा हुआ आपके पेट के लिए हानिकारक होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको बीमारियां होगी, दिक्कत है। तो 3 महीने तक का सड़ा हुआ खाना आप खा सकते हो। फॉरेन ऑपरेशन को आप अगर 31 आपका अगर रिपोर्टिंग पीरियड में फर्क है, 3 महीने तक का फर्क चलेगा, आप तब उस सड़े हुए बैलेंस शीट को ले लीजिए और बाद की जो 3 महीने में जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है, इवेंट हुआ है, उसका एडजस्टमेंट कर दीजिए, बस बात खत्म। चलिए, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब आगे हमारे लिए एक ही पॉइंट बचता है, एक ही टॉपिक बचता है, दैट इज व्हाट, डिस्पोजल, यानी फुल डिस्पोजल या फिर पार्शियल डिस्पोजल ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। ये टॉपिक कराने पर आपका ये स्टैंडर्ड खत्म है। तो देखिए ना, मैंने शुरुआत में 1 घंटा लिया था जहां पर मैंने लंबा खींचा, क्यों, क्योंकि वहां पर जरूरत था, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर नहीं पाते अगर वो आपको समझ नहीं आता। पर अभी देखिए, अभी हमने क्योंकि ज्यादा कुछ था नहीं यहाँ पर बताने का, तो अब बचा बस इतना, ये वाला बचा हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये वाला कंसेप्ट समझेंगे, फिर हमारा इंडेक्स 21 का कंसेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा। क्वेश्चंस बचेंगे, क्वेश्चंस का भी रिवीजन में कराने का प्लान कर रहा हूं, मैं करूंगा एक अनदर वीडियो में, और वो आपको मिलेगा कहां पर, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जगाती डिजिटल एजुकेशन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके वहां देख लीजिए। पर ध्यान रहिए एग्जाम तक की, एग्जाम के बाद अगर कोई देख रहा होगा तो उसे वो मिलने वाला नहीं है, वो तब तक लॉक हो जाएगा। फॉर योर कमिंग एग्जाम्स ही हम सिर्फ रखेंगे। एप्लीकेशन में जाइए फ्री लेक्चर्स के सेक्शन में, और वहां पर जाके आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे डिस्पोजल और पार्सल डिस्पोजल किसका फॉरेन ऑपरेशन का। आपको याद होगा फॉरेन ऑपरेशन मैंने आपको पढ़ाया था, जहां पर मैंने आपको ये समझाया था कि हम ऑब्वियसली बात है, कंसोलिडेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फॉरेन ऑपरेशन को ट्रांसलेट करते हैं इनटू फंक्शनल करेंसी, क्योंकि उनका फंक्शनल करेंसी अलग होगा, हमारा अलग होगा। अब जब कौन बनाएंगे तो उनको तो पुल करना पड़ेगा ना, तो उनको पुल करने के लिए हम क्या करेंगे, उनके सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रिपोर्टिंग पीरियड के एंड का, यानी क्लोजिंग रेट जो होगा एक्सचेंज रेट, उससे हम अपने ट्रांसलेट करेंगे अपने फंक्शनल करेंसी में, एक्सचेंज रेट एट रिपोर्टिंग पीरियड एंड, है ना। और जो इनकम्स एंड एक्सपेंसेस होगा उसके लिए हम एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लेते हैं, यानी ट्रांजेक्शन जिस दिन आपने किया उस दिन का एक्सचेंज रेट आप लोगे। एग्रीड, एवरेज ले सकते हो, वीकली मंथली, प्रोवाइडेड ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होना चाहिए। और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के लिए मैंने आपको बताया था, वहां पर भी एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन ही लेते हैं। और साथ ही साथ लास्ट में आप देखिए, यहाँ पर सारे आइटम्स अलग अलग रेट से पुल होंगे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ तो ट्रांसलेशन डिफरेंस आएगा, और ट्रांसलेशन डिफरेंस जो आएगा उसे हम ओसीआई में दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, क्योंकि मैंने कहा मेरा फॉरेन ऑपरेशन, वो अपना काम देखेगा, मैं अपना काम देखूंगा, है ना। तो ये तो बस ट्रांसलेशन करने का डिफरेंस, इसलिए हम ओसीआई में दिखाते थे। लेकिन जब आप डिस्पोज कर दोगे फॉरेन ऑपरेशन को, तब फिर वो ट्रांसलेशन जो डिफरेंस है जो ओसीआई में पड़ा हुआ है वो रिसाइकिल हो जाएगा, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो वो हमने कब पढ़ा था, डिस्पोजल होगा तब रिसाइकिल होगा। तो अब हम ये देखेंगे डिस्पोजल कब माना जाएगा, डिस्पोजल, क्योंकि जब डिस्पोजल माना जाएगा तब हम क्या करेंगे, तब हम ओसीआई से पीएल में रिसाइकिल कर देंगे, है ना, जो भी आपका ट्रांसलेशन एक्सचेंज डिफरेंस है। तो अभी हम 2 बात करेंगे, एक फुल डिस्पोजल, एक पार्शियल डिस्पोजल। फुल डिस्पोजल जब होता है ना, जब फुल डिस्पोजल होगा तब पता है हम क्या करेंगे, तब सारा का सारा ट्रांसलेशन डिफरेंस ओसीआई से पीएल में रिसाइकिल हो जाता है, सारा का सारा, जब फुल डिस्पोजल होता है। तो फुल डिस्पोजल का केस हम समझते हैं, जैसे कि ऑन डिस्पोजल ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, जब आप फुल डिस्पोजल कर दोगे तब क्या होगा, जो भी क्यूमुलेटिव
एक्सचेंज डिफरेंस है, ट्रांसलेशन डिफरेंस टिल डेट, यानी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मान लीजिए 5-6 सालों में ट्रांसलेशन डिफरेंस इकट्ठा हो गया है ओसीआई के अंदर, तो सारे के सारे जो ट्रांसलेशन डिफरेंस है वो ओसीआई से रिसाइकल होंगे किस पे, प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से रिसाइकल होते हुए अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग में चले जाएंगे। अब आगे, अब कितने बार ऐसा होता है कि जहां पर आपने सब्सिडरी है, और एक चीज समझा देता हूं मैं आपको यहाँ पर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा होल्ली ओन सब्सिडरी नहीं है, मैंने किसी कंपनी का 80%, किसी फॉरेन ऑपरेशन का 80% शेयर्स मैंने एक्वायर किया हुआ है, 20% किसी और ने एक्वायर किया हुआ है, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर जब हम डिस्पोज कर देंगे, जब हम डिस्पोज कर देंगे तो यहां पर एक प्रॉब्लम आएगा कि जो एफसीटीआर का बैलेंस है, वो एफसीटीआर का बैलेंस क्या पूरा का पूरा 100% ही हमें क्या करना है, डिस्पोज करना है या नहीं करना है, तो ये वाली प्रॉब्लम आएगी। तो यहां पर मैं इसको समझाने के लिए मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा, तब आपको ये क्लियर होगा। चलिए वो प्रैक्टिकल एग्जांपल पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, तब आपको ये समझ आएगा, अदरवाइज ये समझ नहीं आएगा। मैंने एक एग्जांपल बना के रखा हुआ है, देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आपकी कंपनी को एक्वायर किया, आपका फंक्शनल करेंसी अलग है, मेरा अलग है, जब मैंने एक्वायर किया तो मुझे आइडेंटिफाइबल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है ये, हाँ आप साइड में लिख लेना अगर मन करे तो, चलिए लिख लेता हूं। तो यहां पर आप देखिए आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स 5 लाख रुपीज का है, और साथ ही साथ हमने कहा कि हमारा 80% शेयर होल्डिंग है, एनसीआई का 20%, और एनसीआई को मान लीजिए फेयर वैल्यू में जो भी मेजर किया, एनसीआई का बैलेंस आ रहा है 1,25,000। अब हम क्या करेंगे, अब हम जब कॉन्सो बनाएंगे तो मैं सारे के सारे फॉरेन ऑपरेशन के एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस को ट्रांसलेट करूंगा इनटू माय फंक्शनल करेंसी, और वहां पर जो भी ट्रांसलेशन डिफरेंस आएगा वो ट्रांसलेशन डिफरेंस हम क्या करेंगे, हम ओसीआई के अंदर दिखाएंगे। तो आप ऑब्वियस सी बात है, आप सोचिए अगर हम जब एसेट्स, लाइबिलिटीज वगैरह को पुल करेंगे तो एसेट्स का, जैसे कि एसेट्स को हम क्लोजिंग रेट में पुल करते हैं तो एसेट का बैलेंस बढ़ा हुआ दिखेगा या घटा हुआ दिखेगा। मान लीजिए एसेट बढ़ा, मान लीजिए एसेट बढ़ा कितने से, 40,000 से एसेट बढ़ा, और ये ट्रांसलेशन गेन है, क्यों है, क्योंकि हमने उनके आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स को क्या किया, हमने क्लोजिंग रेट पे पुल किया, तो जिसके चलते जो एसेट्स बढ़ा, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स मान लीजिए 5,40,000 का हो गया, ये इतना मुद्दा नहीं है। मान लीजिए जो भी करके आपका क्लोजिंग रेट पे आपके नेट एसेट्स जो है 5,40,000 के हो गए, और यहां पर एफसीटीआर में हमने ओसीआई, ये क्या आएगा, ओसीआई के अंदर आएगा, ठीक है, ये ओसीआई के अंदर आएगा एफसीटीआर, हमने फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व ओसीआई के अंदर दिखा के रखा कितना, 40,000, क्यों, क्योंकि ये 40,000 का ट्रांसलेशन गेन हुआ और हमने 40,000 दिखा के रखा। पर मेरी बात सुनिए, ये जो 40,000 क्या मेरे अकेला का फायदा है कि इसमें एनसीआई का भी कुछ हिस्सा है, जी हाँ एनसीआई का भी हिस्सा है, एनसीआई का 20% हिस्सा है और मेरा 80% हिस्सा है, तो इसलिए ये जो 40,000 का फायदा हुआ है इसमें 32,000 यानी 80% मैं अपना एफसीटीआर में दिखाऊंगा ओसीआई के अंदर, और 20% तो मैं एनसीआई में जोड़ दूंगा। अब वो बोलोगे सर एनसीआई का ओसीआई नहीं होगा क्या, अरे एनसीआई का वो जाने, उनका काम जाने, हम तो एनसीआई का ऐसे भी एक्यूमुलेटेड बैलेंस दिखाते सारा चीज मिला के, हम अपना क्लासिफाई करेंगे पीएल, ओसीआई वगैरह अलग अलग से, पर एनसीआई को तो एक साथ इकट्ठा ही दिखा देंगे जो वैल्यू है। तो एनसीआई का पहले का वैल्यू था 1,25,000 और हमने 8,000 इनको और एलोकेट कर दिया, क्यों, 40,000 का 20% 8,000 एलोकेट कर दिया, एट्रीब्यूट कर दिया एनसीआई में, तो एनसीआई का बैलेंस कितना हो गया, 1,33,000 हो गया। तो हमें समझ में आया कि जो भी ट्रांसलेशन गेन या लॉस आएगा अगर आपका एनसीआई है तो एनसीआई में भी प्रोपोर्शनेटली आप एलोकेट करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर एनसीआई में प्रोपोर्शनेटली एलोकेट कर दिया। अब बाद में क्या हुआ, बाद में मान लीजिए मैंने फुल डिस्पोजल कर दिया, मैंने पूरा एंटायरली अपना स्टेक बेच डाला, तो जब मैं बेचूंगा तो मैं अपने, जैसे कंसोलिडेशन अपने पढ़ा हुआ है, तो मैं अपने आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स को डी रिकॉग्नाइज करूंगा, गुडविल को डी रिकॉग्नाइज करूंगा, एनसीआई को डी रिकॉग्नाइज करूंगा, और देखूंगा मुझे कितने पैसे मिले, अल्टीमेटली जो भी डिफरेंस आएगा वो पीएल में जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने कंट्रोल, अगर हम लॉस्ट कर जाते हैं तो जो भी आपका फायदा है, नुकसान होता है, वो पीएल में जाता है। तो वैसे देखिए आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स हमारे कितने का था, 5,40,000 का था, मैंने डी रिकॉग्नाइज कर दिया, है ना, यानी एसेट्स गिरा दिया मैंने, गुडविल भी मैंने डी रिकॉग्नाइज किया यानी गिरा दिया एसेट्स को, ये दोनों को मैंने गिरा दिया, यानी 5,90,000 का एसेट्स मेरा कम हो गया। अब एनसीआई मेरा डी रिकॉग्नाइज हुआ, तो एनसीआई है तो इक्विटी पर एक प्रकार से लाइबिलिटी की तरह है, तो इक्विटी पर ऑब्लिगेशन ही तो है ना, तो एनसीआई मेरा जो ऑब्लिगेशन था एनसीआई का वो भी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो देखिए ना मेरा नेट एसेट्स इतने का गया, तो साथ साथ एनसीआई भी तो 1,33,000 का गया, 1,33,000 का एनसीआई मैंने रिमूव कर दिया, तो आया कितना नेट एसेट्स, पता चला 4,50,000, 4,57,000 मेरा नेट एसेट्स जा रहा है, इसके बदले में मुझे पैसे मिल रहे 5,10,000, तो मैंने कहा अच्छा गेन ऑन डिस्पोजल आ गया मेरा 43,000 का गेन ऑन डिस्पोजल आ गया। अब मेरी बात सुनिए जरा, अब एनसीआई के जो 1,33,000 है इसके अंदर ये फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व भी जो इनको एलोकेट किया था 8,000 का, तो हमने तो पूरा का पूरा एनसीआई 1,33,000 उड़ा ही दिया ना,
तो अब इसका में कुछ नहीं करना, ये एनसीए के अंदर ही पड़ा हुआ था, ये अलग से एफसीटीआर में था भी नहीं, ये एनसीए के अंदर पड़ा हुआ था। एनसीए को हमने पूरा का पूरा उड़ा दिया, जब हमने कंट्रोल लॉस किया हमने उड़ा दिया। अब वो जाने उनका काम जाने, हमने उड़ा दिया, हमारा काम खत्म। तो यहाँ पर एनसीए से रिलेटेड एफसीटीआर ये अलग से, इसका हमें कुछ नहीं करना बाद में, क्योंकि इसको हमने ओसीए में दिखाया नहीं है, ये तो हमने एनसीए के अंदर एलोकेट किया और ये एनसीए से अपने आप ही उड़ गए। हाँ, जो हमारा ओसीआई का बैलेंस है, जबकि मैंने डिस्पोज कर दिया, अब ये तो जो पीएल में जाएगा जाएगा, फायदा हुआ, ये तो पीएल में चला जाएगा। अब सोचिए, अब मैंने जो डिस्पोज किया, तो मेरा जो ओसीआई में पड़ा हुआ है एफसीटीआर का 32,000, ये भी मैं रिसाइकल कर दूंगा पीएल में। तो मैं क्या करूंगा, ये जो एफसीटीआर का 32,000 ये रिसाइकल हो जाएगा पीएल में, मतलब ये क्या हो जाएगा बाद में पता है, ये बाद में हो जाएगा ओसीआई अकाउंट डेबिट 32,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस 32,000, ये हम दिखा देंगे, बात खत्म। बस इतना हमें करना है, यानी रिसाइकल हो जाएगा टू पीएल। लेकिन ये आपको समझना है कि एनसीए तो इसके अंदर गया है, तो ये कोई आपका रिसाइकल नहीं होने वाला पीएल में। तो वही बात यहाँ पर इन्होंने थ्योरी में बताया, जो कि मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाने का कोशिश किया। देखिए, और डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी डेट इंक्लूड्स फॉरेन ऑपरेशन, एक्सचेंज डिफरेंस एट्रीब्यूटेड टू एनसीए इज डी रिकॉग्नाइज। ये डी रिकॉग्नाइज तो होगा एनसीए, जैसे हमने पूरा 1,33,000 डी रिकॉग्नाइज किया, बट नॉट रिसाइकल टू पीएल। पीएल से इसका कोई रिसाइकलिंग का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका ओसीआई में 32,000 80% जो है हमारा, वही पीएल में रिसाइकल होगा। बस ये मुझे आपको समझाना था। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया अच्छी तरीके से उस एग्जाम्पल से। आगे देखते हैं। इन एडिशन टू, इसके अलावा इन एडिशन टू डिस्पोजल ऑफ एंटायर इंटरेस्ट इन फॉरेन ऑपरेशन, द फॉलोइंग पार्सल डिस्पोजल आर अकाउंटेड फॉर इज डिस्पोजल। यानी कुछ कुछ सिचुएशन में हम मानेंगे कि देखने को तो आपको लगेगा कि पार्शियल डिस्पोजल हुआ है, पर इसे फुल डिस्पोजल माना जाएगा, और जितना एफसीटीआर का बैलेंस है ओसीआई का अंदर, जो एफसीटीआर का बैलेंस है वो पूरा का पूरा पीएल में जाएगा। कब, जैसे मान लीजिए पार्शियल डिस्पोजल इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ कंट्रोल इन ए सब्सिडरी, मतलब मान लीजिए मेरा 70% एक्विजिशन है आपकी कंपनी पे, आप मेरे फॉरेन ऑपरेशन हो, मैंने अगर मान लीजिए 15% बेचा, 15% बेचा, तो स्टिल मेरे पास कितना 55% है। मतलब क्या कंट्रोल लॉस्ट हुआ? नहीं, कंट्रोल लॉस्ट नहीं हुआ। तो मतलब हम पूरा का पूरा एफसीटीआर में नहीं दिखाने वाले, सॉरी, पूरा का पूरा एफसीटीआर से पीएल में रिसाइकल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कंट्रोल लॉस्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए 70% स्टेक मेरा और मैंने 30% बेच डाला, तो क्या मेरा कंट्रोल लॉस्ट हो गया? जी हाँ, मेरा कंट्रोल लॉस्ट हो गया। और अभी मैं क्या करूंगा, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, गुडविल, एनसीए सब डी रिकॉग्नाइज करूंगा, क्योंकि कंट्रोल तो मेरा लॉस्ट हो गया। और कंट्रोल लॉस्ट होने पर यह माना जाता है कि आपने पूरा बिजनेस ही बेच दिया, और फिर आपने नए से एसोसिएट का जन्म हुआ है, नए से आपने 40% खरीदा, ये माना जाता है। तो इसलिए भले ही मान लीजिए मेरा 70% स्टेक है और मैंने 30% ही बेचा है, मैंने पूरा 70% नहीं बेचा, पर जबकि मेरा कंट्रोल लॉस्ट हो गया ना, तो मैं क्या करूंगा, ओसीआई के अंदर एफसीटीआर में जितना बैलेंस है, ये इसका प्रोपोर्शनेट नहीं, पूरा का पूरा मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करूंगा। तो आपको ये देखना है, इन एडिशन टू डिस्पोजल ऑफ एंटायर इंटरेस्ट, यानी एंटायर करोगे तब तो ठीक है, पीएल में जाएगा ही, कुछ कुछ पार्शियल डिस्पोजल को भी फुल डिस्पोजल माना जाएगा। कब? जब आपका कंट्रोल लॉस्ट हो जाएगा ना, तब पूरा का पूरा एफसीटीआर से पीएल में रिसाइकल होगा। और दूसरा, मान लीजिए आपका रिटेन इंटरेस्ट है आफ्टर पार्शियल डिस्पोजल ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट अरेंजमेंट। मान लीजिए मेरा जॉइंट कंट्रोल है, मेरा 50% स्टेक है, किसी और का 50% स्टेक है। अब मेरा जॉइंट कंट्रोल का रिलेशन खत्म हो गया, अब वो सिर्फ मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट की तरह। जैसे कि आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर मान लीजिए मेरे पास सिर्फ 10% शेयर से किसी कंपनी का मैं 10% शेयर एक्वायर कर रहा हूं, तो क्या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है? नहीं है। क्या जॉइंट कंट्रोल है? नहीं। क्या कंट्रोल है? नहीं है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, इंडेक्स 109 के हिसाब से हम उसे फाइनेंशियल एसेट कहते हैं। पर अगर 20% से ज्यादा हो गया तो मैं कहूंगा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तब मैं कहूंगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। अगर ज्वाइंट कंट्रोल है ना, हमारे यूनिनिमस कंसेंट लगेगा, ज्वाइंट कंट्रोल है, तो मैं कहूंगा कि हाँ ये मेरा ज्वाइंट अरेंजमेंट का केस है ना, इंडस 111। और अगर मान लीजिए मेरे पास कंट्रोल है, तो मैं कहूंगा सब्सिडरी का रिलेशन है। यानी अगर आपका सब्सिडरी का रिलेशन पहले था, अब आपने कंट्रोल लॉस्ट कर दिया, एंटायरली पीएल में जाएगा एफसीटीआर का बैलेंस। और या फिर मेरा ज्वाइंट कंट्रोल था, वो लॉस्ट हो गया, ज्वाइंट कंट्रोल अब मेरा नॉर्मल फाइनेंशियल एसेट बन गया वो। या फिर मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था, मान लीजिए पहले 25% शेयर्स मेरे पास था, पर मैंने इतना बेच दिया कि मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस खो दिया मैंने। यानी जो मेरा पुराना रिश्ता था, अगर वो खत्म हो जाए ना, तब हम पूरा का पूरा एंटायरली एफसीटीआर से क्या करते, पीएल में डाल देते, क्योंकि वो रिश्ता ही नहीं रहा जिसके चलते अब एफसीटीआर दिखा रहे थे, है ना। तो वो रिश्ता खत्म, अब एफसीटीआर से पूरा का पूरा पीएल में रिसाइकल कर दो। तो ये ध्यान में रखिएगा, कंट्रोल था, लॉस्ट हो गया, एंटायरली पीएल में जाएगा, एफसीटीआर का बैलेंस है। ज्वाइंट कंट्रोल था, लॉस्ट हो गया, एंटायरली पीएल में जाएगा। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था, लॉस्ट हो गया, तो भी एंटायरली आपका क्या होगा, पीएल में जाएगा। प्रोपोर्शनेटली नहीं, एंटायरली आपका पीएल में जाएगा। तो ये सारी चीजें मुझे आपको बतानी थी। अब यहां पर आपको कुछ कुछ जगह पे ऐसे मिलेगा कि जहां पर आपको दिखेगा कि नहीं, यहां पर ऐसा दिखेगा कि कंट्रोल था, मैंने कुछ प्रोपोर्शनेट डिस्पोज किया, पर कंट्रोल स्टिल एग्जिस्ट करते हैं।
या फिर ज्वाइंट कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था, मैंने कुछ प्रोपोर्शन बेचा, उसके बावजूद भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करता है, तो भी हम क्या बोलेंगे, मतलब अब स्टिल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करता है, तब हम प्रोपोर्शनेट पार्शियल डिस्पोजल मानते हैं। तो वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए पार्शियल डिस्पोजल में क्या लिखा हुआ है, पार्शियल डिस्पोजल ऑफ एन एंटिटीज इंटरेस्ट इन फॉरेन ऑपरेशन इज एनी रिडक्शन इन ओनरशिप इंटरेस्ट इन फॉरेन ऑपरेशन एक्सेप्ट दोज अकाउंटेड फॉर इज डिस्पोजल। कैसे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, क्या हो गया, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं क्या कह रहा था, हाँ 70% मेरा शेयर्स था, अब 70% शेयर्स में मैंने 10% शेयर्स बेच डाला, कितना बेच डाला, 10% शेयर्स मैंने बेच डाला, तो यहां पर कंट्रोल क्या स्टिल एग्जिस्ट करता है, जी हाँ स्टिल एग्जिस्ट करता है, बस क्या होगा, मेरा 10% कंट्रोल किया और वो एनसीआई के पास चला जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन में जो एफसीटीआर का बैलेंस है क्या वो पीएल में जाएगा, नहीं जाएगा, वो 10% पता है कहां जाएगा, एनसीआई में चला जाएगा। जैसे अगर मैं आपको ये एग्जाम्पल समझाऊं, जैसे आप देखिए मेरा ये बैलेंस शीट है, यहां पर एनसीआई 20% है ना, मैंने क्या किया, मैंने इसका और 5% बेच डाला, 5% बेच डाला, तो 5% अगर मैंने बेच डाला है ना, तो 5% का जो भी मेरे पास पैसे आएंगे और एनसीआई भी तो 5% से बढ़ जाएगा, भी 25% का एनसीआई हो जाएगा ना पर, ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, एफसीटीआर में जो 32,000 है ना, इसका 5% भी हम क्या करेंगे, हम एनसीए में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पर देखिए 32,000 क्या है, 80% है, क्योंकि 40,000 पूरा 100% था, 32,000 डिवाइड बाई 80% करेंगे, इंटू 5% कर देंगे, यानी 2000, इस 32,000 में से 2000 क्या होगा, यहां से माइनस हो जाएगा और 2000 आपका एनसीआई में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये एनसीआई के हिस्से में चला गया ना, क्योंकि पहले एनसीआई 20% था, अब एनसीआई 25% हो गया। तो ऐसे भी आप देख लीजिए 40,000 का 25% कितना होता है, 10,000, ऐसे ऑलरेडी 8,000, तो वो 2000 हम एनसीआई में डाल देंगे, यानी एफसीटीआर से कहां जाएगा, एनसीआई में जाएगा, एफसीटीआर से कहां जाएगा, एनसीआई में जाएगा। मतलब अगर 70%, अगर मान लो 80% पहले था, अब 75% है, तो 5% हम एफसीटीआर से निकाल के एनसीआई में डाल देंगे, क्योंकि उनके हिस्से में आ गया, ये कंट्रोल लॉस्ट होगा तो पूरा का पूरा पीएल में चला जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आया अच्छी तरीके से, ये चीज यहां पर थ्योरी में लिखा हुआ है। देखिए यहां पर आप, इन केस ऑफ पार्शियल डिस्पोजल ऑफ ए सब्सिडरी, मान लीजिए 80% का 70% हो गया, 10% डिस्पोज किया, तो प्रोपोर्शनेट जो शेयर ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस जो ओसीए में पड़ा हुआ है वो एनसीए में ट्रांसफर हो जाएगा, ओसीए से कहां चला जाएगा, एनसीए में ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में, बाकी सारे पार्शियल डिस्पोजल में हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनेटली पीएल में दिखाते हैं। यानी सब्सिडरी के केस में तो हमारा कंट्रोल लॉस नहीं होगा, तो वो एनसीए में जाने वाला, क्योंकि हमने एनसीए दिखा के रखा बाकी सारों को। लेकिन ऐसा भी तो होगा, जैसे मान लीजिए वहां पर आपका मेरा पहले 30% सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट था, 30% का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था, मैंने 5% बेच दिया, तो यहां पर जो प्रोपोर्शनेटली 5% मैंने बेचा, वो 5% क्या करूंगा, मैं पीएल में दिखा दूंगा, क्योंकि जब मैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 30% का दिखाता हूं, तब थोड़ी ना कोई एनसीए वगैरह दिखाता हूं, है ना, मैं तो अपने ही दिखाता हूं। तो मेरा अगर प्रोपोर्शनेट बिक गया तो मैं प्रोपोर्शनेट पीएल में दिखा दूंगा। तो उससे रिलेटेड भी एक एग्जाम्पल है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा एक बार। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल आप अपना स्टडी मटेरियल देख सकते हो, हमारा नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, एंड अभी मैंने हैंड रिटन नोट्स में तो इसे रखा नहीं है, मैं वहां पर भी डालने की कोशिश करता हूँ इसे। चलिए इसे मैं ले लेता हूँ यहाँ से। चलिए यहाँ पर आप देखिए, पेरेंट पी ने 100% फॉरेन सब्सिडरी का ओन किया हुआ, 100% ओन किया हुआ है, इसने 10% बेचा, तो 90% स्टिल एग्जिस्ट करता है। तो आप बताइए 10% हम एफसीटीआर से निकाल के कहां डालेंगे, एनसीआई में डालेंगे, है ना, तो एनसीआई में चला जाएगा, ये सिंपल सी बात है। दूसरा, पेरेंट पी ने 35% ओन किया, तो 35% मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, एसोसिएट का रिश्ता है। अब इसने 5% बेचा, तो 5% जो बेचेगा, तो 5% यानी 35% का 5% ये क्या करेगा, पीएल में रिसाइकिल कर देगा, पीएल में रिक्लासिफाई कर देगा। मतलब मान लीजिए अगर एफसीटीआर में बैलेंस पड़ा हुआ मान लीजिए 35,000, है ना, और ये 35% का है, तो डिवाइड बाई 35% इंटू 5% कितना आएगा आपका, मेरे ख्याल से आएगा 5,000 ही आएगा, क्या 5,000 ही आएगा, हाँ। तो 5,000 जो है ये आपका 5,000 पीएल में चला जाएगा, मतलब प्रोपोर्शनेटली हम क्या करेंगे, पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो वही सारी चीजें मुझे आपको बतानी थी, तो सिंपल ये हमने डिस्पोजल अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया। बस मैं वापस से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, डिस्पोजल की वक्त क्या होता है, जो भी ओसीआई का एक्सचेंज डिफरेंस ओसीआई में पड़ा हुआ रहता है वो पीएल में जाता है। अब मान लीजिए मैंने फुल डिस्पोजल कर दिया, तो फुल डिस्पोजल कर दिया तो एफसीटीआर का जितना बैलेंस है पूरा का पूरा पीएल में चला जाएगा। हाँ, एनसीआई का वो एनसीए पूरा डी रिकॉग्नाइज होगा, उसका पीएल से कोई लेना देना नहीं है।
फिर जैसे कंट्रोल लॉस्ट होता है तो भी पूरा का पूरा एफसीटीआर पीएल में जाता है, या फिर मान लीजिए जो मेरा ज्वाइंट अरेंजमेंट ज्वाइंट कंट्रोल का रिश्ता था, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का रिश्ता, तो वो रिश्ता मैंने खो दिया, अगर वहां पर भी मेरा ज्वाइंट कंट्रोल का रिश्ता खत्म, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का रिश्ता खत्म, तो भी पूरा एंटायर एफसीटीआर पीएल में जाएगा। कुछ कुछ केसेस में पार्शियल डिस्पोजल होता है, जैसे मान लीजिए मेरा 80% शेयर्स है, सब्सिडरी में 80% स्टेक है, अब 70% बचा हुआ है। अगर कंट्रोल लॉस होता तो पूरा पीएल, लेकिन कंट्रोल लॉस नहीं हो रहा है, 80 का 70% बचा हुआ है, तो 10% का पार्ट में क्या करूंगा, एनसीए में ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि एनसीए तो स्टिल है ना, एनसीए में ट्रांसफर करूंगा। बाकी सारे केसेस में जैसे मान लीजिए ज्वाइंट कंट्रोल का केस है, एसोसिएट्स का केस है, तो वहां पर जितना प्रोपोर्शनेट डिस्पोजल उतना प्रोपोर्शनेट हम क्या करेंगे, पार्शियल डिस्पोजल कहेंगे, और वो पार्शियल डिस्पोजल हमारा क्या होगा, आपका प्रोपोर्शनेटली पीएल में जाएगा। यानी अगर सिंपल वे में बताऊं, सब्सिडरी है आपकी, कंट्रोल लॉस हुआ पूरा पीएल में दिखाइए, कंट्रोल लॉस नहीं हुआ प्रोपोर्शनेट एनसीए में जाएगा। अगर आपका एसोसिएट है, एसोसिएट का रिश्ता खत्म पूरा पीएल में जाएगा, रिश्ता खत्म नहीं हो तो प्रोपोर्शनेट पीएल में जाएगा। अगर ज्वाइंट कंट्रोल है, रिश्ता खत्म पूरा पीएल में जाएगा, रिश्ता खत्म नहीं हुआ तो प्रोपोर्शनेट पीएल में जाएगा, बस इतनी सी बात है। यानी एसोसिएट्स और ज्वाइंट कंट्रोल के केस में इधर पूरा पीएल में जाएगा या प्रोपोर्शनेट पीएल में जाएगा, लेकिन सब्सिडरी के केस में या तो पूरा पीएल में जाएगा या फिर प्रोपोर्शनेट एनसीए में जाएगा। इतना आपको समझना है लॉजिकली। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये सारा चीज समझ में आ गया। और ये ध्यान में रखिएगा कि कभी भी हम फॉरेन ऑपरेशन का कैरिंग अमाउंट को एम्पायर वगैरह करते तो इसका मतलब थोड़ा बेचना हुआ, वो डिस्पोजल नहीं है, तो ऐसा सिचुएशन में कभी भी एफसीटीआर ओसीआई का बैलेंस पीएल में रिसाइकल नहीं होगा। मतलब लॉजिक यही है कि आप बेचोगे, डिस्पोज करोगे, तभी ओसीआई का बैलेंस पीएल में जाता है। बाकी इंपायरमेंट वगैरह करने इज नॉट डिस्पोजल, तो वहां पर कभी भी नहीं जाएगा। तो मैंने उम्मीद है मैंने आपको सारी चीजें यहां पर अच्छी तरीके से समझा दिया, मैंने आपको हर कुछ अच्छे तरीके से समझा दिया। तो ये वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि यहां पर हमने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पूरा ले लिया। अब आप क्या कीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और उसके बाद एप्लीकेशन में हम कोशिश करूंगा मैं कि जो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कोई आरटीपी वगैरह के भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम इंडस 21, तो वो डिस्कशन हम क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। ऑडियो या वीडियो जो भी रहेगा, कोशिश रहेगी वीडियो की आपको एप्लीकेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम खत्म करते हैं, इंडस 21 हमारा द एंड होता है यहाँ पर।